दोस्तों, उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम विजन आइज के जून मंथ की मंथली मैगजीन के इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाले पार्ट को कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कवर कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस जो पीडीएफ है उसका ओरिजिनल क्रेडिट विजन आइज को जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली हमारी न्यूज़ है इंडिया एज अ ग्लोबल पीस मेकर। ठीक है, कि कैसे हम पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं। चलिए, सबसे पहले यूक्रेन में अभी समिट हुई थी, पैथ टू पीस समिट इन स्विट्ज़रलैंड, उस यूक्रेन वॉर के चलते। उसमें हमने पार्टिसिपेट भी किया था, उधर हमने कुछ बातें भी की थी। सब कुछ हम इधर देखेंगे। चलिए, सबसे पहले पीस समिट, इसका एम क्या था भाई? तो भाई यूक्रेन में पीस लाना, जो वॉर चल रही है उसको इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया ने मेन फोकस यही बोला कि भाई हमें डायलॉग और डिप्लोमेसी पे फोकस करना चाहिए, वायलेंट मीन्स नहीं यूज़ करने चाहिए। ओके। इंडिया वही क्यों इंटरेस्टेड है ग्लोबल पीस मेकिंग में? इंडिया का क्या फ़ायदा है अगर ग्लोबली पीस रहेगा तो? सबसे पहले तो वाई ग्लोबल पीस मेकिंग इन इंडिया इज़ इंटरेस्ट। ओके, सबसे पहले तो जो कॉन्टेम्प्रेरी शॉक्स लग रहे हैं ग्लोबली, उससे हम बच सकते हैं। जैसे कि वॉर अभी हो गया यूक्रेन का, हमास का, इजराइल का। उससे चलते जो ट्रेड डिस्ट्रप्शन हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, एनर्जी क्राइसिस हो जाते हैं, उससे हमें थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि अगर ये सब रहेगा तो जो हमारा विजन है कि हम डेवलप बनेंगे बाई 2047, वो भी तो भाई वो इम्पैक्ट हो जाएगा, राइट? कि इतना सारे अगर दिक्कत आएगी तो हम डेवलप कैसे बनेंगे बाई 2047? नहीं हो पाएगा। फिर जो यूएन की सिस्टम है, यूनाइटेड नेशंस की जो भी बॉडी है, उसकी इनफेक्टिवनेस सामने आ रही है कि वो ठीक से काम कर ही नहीं पा रहा है। क्योंकि इवन यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर है वो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, कब से, सालों से। जैसे इससे पहले यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था, फिर रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, तो उसके साथ जो वेस्टर्न लॉबीज़ है, यूएस है, वो भी अब आमने सामने लड़ रहा है। अभी अगर परमानेंट मेंबर ही ऐसा कर रहे हैं तो कैसे काम बन पाएगा? देखो, परमानेंट मेंबर क्या है? सबसे पहले तो यूएन की एक बॉडी है यूएनएससी, और यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर है। वो है रशिया, चाइना, यूएस, यूके एंड फ्रांस। ठीक है, ये इसको P5 भी बोलते हैं। P5 मतलब कि परमानेंट 5। अभी इन्हीं के बीच में अगर वॉर चल रही है तो स्टेबिलिटी कैसे रहेगी? ये ग्लोबल लीडर बने हुए हैं और यही आपस में लड़ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी ना। तो किसी ना किसी को काम करना पड़ेगा। तो यूएन की इनफेक्टिवनेस है तो इंडिया का इंटरेस्ट बन जाता है कि भाई हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर पोटेंशियल है ग्लोबल प्लेयर बनने का हमारे अंदर। हम पोटेंशियल रखते हैं कि भाई सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएँ, साथ ही साथ अपनी भी रखें। तो हमारे पास ये मौका भी है। और फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी हमारी अच्छी बनी रह सकती है अगर हम इस काम को ठीक से करें। जैसे कि कोरिया का वॉर चल रहा है, नॉर्थ कोरिया का और साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का। अभी इधर हम अगर स्टेबिलिटी ला देते हैं तो इनडायरेक्टली हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। कैसे? ऐसा बोला जाता है कि जो कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ। वो एक दूसरे मिल के काम कर रहे हैं। अगर हम उधर रुकवा देंगे तो इधर अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इंटरेस्ट है कि ये हम कर सकते हैं। इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है भाई? अब तक हमने क्या कर लिया है? तो सबसे पहले हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बने हैं। हमने नॉर्थ और साउथ का ब्रिज गैप कर रहे हैं कि भाई ब्रिज के जैसे काम कर रहे हैं और गैप कम कर रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली G20 की समिट हुई थी, वहाँ पे हमने पहली बार अफ्रीकन यूनियन को इनविटेशन दिया कि भाई आप भी आ जाइए और अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखिए। अफ्रीकन यूनियन क्या है? तो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है पूरी की पूरी, उनका एक ग्रुप है। इससे पहले क्या होता था, G20 में एक भी कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से नहीं आती थी। हमारे यहाँ पे पहली बार दिल्ली में मीटिंग हुई और हमने तुरंत बुला लिया कि भाई आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ। फिर हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पार्ट रहे हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता था कि रशिया और यूएस की वॉर चल रही थी 1960 के आजू बाजू। कोल्ड वॉर जो चल रही थी बहुत लंबे टाइम तक चली है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। तो उस दौरान 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप था यूएस का ग्रुप, दूसरा रशिया का ग्रुप। यूएसएसआर था उस वक्त, रशिया। या तो आप इसके साथ हो या उसके साथ हो। उसी वक्त इंडिया ने भी एक पहल शुरू कर दी नॉन अलाइंड, कि मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ, मैं अपना पक्ष रखता हूँ न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल हूँ दोनों के बीच में। तो हमने भाई नॉन अलाइन मूवमेंट लेके आए थे हम। ये भी एक अलग से बहुत कंट्रीज़ के लिए फ़ायदा दिया था कि हम किसी के साथ नहीं है तो आप क्या किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं मोलोगे। और इसी से फ़ायदा हुआ था, ये एग्जाम्पल है, इससे फ़ायदा हुआ था ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का, सोवियत यूनियन से बाहर आने के लिए। ओके। फिर हम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में एक्सपीरियंस भी रखते हैं। जैसे कि
अफ़गानिस्तान में थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन का काम हमने किया। श्रीलंका में जो कॉन्फ्लिक्ट आ गई थी उधर भी हमने स्टेबलाइजेशन किया कि भाई मतलब कुछ क्रेडिट दे दिया था हमने कि, और थोड़ा बहुत हेल्प भी की थी। इवन इवन मिज़ोरम में जी जो अभी इश्यूज चल रहे थे उसको भी हमने सॉल्व किया। तो हमारे पास एक्सपीरियंस तो है इस बात का। फिर हमारा ग्रोइंग इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है ग्लोबल ऑर्डर में। जो G7 की मीटिंग हो रही है उसमें हमें लगातार इन्विटेशन मिल रहा है, जबकि हम उसके मेंबर भी नहीं है। G7 एक और बॉडी है, उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे यूएस और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, वहाँ पे ईरान ने इंडिया की बोला था कि भाई आप कुछ सहायता कर दो, हमारे बीच में पीस ला दो। फिर यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था तो यूक्रेन ने बोला कि यार आप पीस ला दो। तो ये बताता है कि इंडिया का पावर कितना बढ़ रहा है ग्लोबल ऑर्डर में। फिर पीस बिल्डिंग थ्रू डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हम कोई जगह पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला देते हैं, उससे भी शांति आ जाती है। जैसे कि अफगानिस्तान में हम लेके आए हैं, सलमा डैम बना रहे हैं, काफ़ी टाइम से बन रहा है। फिर आईटेक प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं हम, ओके। कल्चरल डिप्लोमेसी का यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो मोटो है फिलोसॉफी वसुधैव कुटुंबकम कि भाई होल वर्ल्ड इज़ अवर फैमिली, उसका हम यूज़ करते हैं। फिर मल्टी अलाइनमेंट रखते हैं कि भाई जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके साथ हमारा अलाइनमेंट है। जैसे यूएस और रशिया दोनों दुश्मन हैं बट वो दोनों हमारे दोस्त हैं। फिर इज़राइल और ईरान दोनों दुश्मन हैं बट वो हमारे दोस्त हैं। ये सब मल्टी अलाइनमेंट रखते हैं कि सबके साथ भी अलाइनमेंट रखो, पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि ओवरऑल तो भाई पूरी फैमिली, पूरे जो वर्ल्ड है वो हमारी ही फैमिली है, ठीक है। और दूसरा आखिरी पार्ट से आखिरी क्या है, तो हम जो यूएन पीस कीपिंग मिशन है उसमें भी सबसे ज़्यादा अपने ट्रूप्स देते हैं। ये मिशन क्या है भाई, यूएन पीस कीपिंग। तो जिधर भी पूरे वर्ल्ड में किधर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ वॉर जैसा सिनेरियो है, तो वहाँ पे हमने एक बना रखी है ग्लोबल सिक्योरिटी फोर्स। ये पूरे देश के, हर एक देश के कुछ कुछ ट्रूप्स होंगे वहाँ पे, और वो ट्रूप से पूरी एक टीम बनेगी, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे उस ट्रूप को भेजा जाएगा। दैट्स इट। अब ये पूरी ग्लोबल जो पीस कीपिंग फोर्स बनी है उसमें लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इंडिया का है। हमने अराउंड 2.5 लाख ट्रूप दिए हुए हैं, और इसके अंदर हमने अराउंड 49 मिशन भी किए हैं। अब तो 50 हो गए होंगे, ये पुराना न्यूज़ है। तो बहुत अच्छी बात है राइट, कि पीस कीपिंग के लिए हम इतने ट्रूप्स भी दे रहे हैं और इतने मिशन हमने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज भी कर लिए। इवन सोचिए जो गोलन हाइट्स है, लेबनन है, जो कि अभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है, वहाँ पे भी हमने ये पीस कीपिंग मिशन को भेजा है और सक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है। फिर एक और है कि हमने फर्स्ट वुमेन कंटीजेंट बनाई थी 2007 में, मतलब जो ट्रूप्स भेजते हैं उसमें से एक ग्रुप था महिला का, जो पहला हमने बनाया था, ठीक है। न्यू दिल्ली में भी इसकी हमने ऑफिस बनाई हुई है, ठीक है। ये सब हो जाएंगे इंडिया के कंट्रीब्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो पॉसिबिलिटी कि आपको पूछा जाए कि नीड क्या है इंडिया की, जो इधर रख दिया मैंने, और इंडिया ने अब तक क्या कर लिया है इसके बारे में कंट्रीब्यूशन, ये आपका पूरा आंसर का पूरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बैरियर क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, कि हमारे खुद के नेबर्स इतने अच्छे हैं, चाइना पाकिस्तान, तो हम इधर इसके साथ ही उलझे लेते हैं। फिर डोमेस्टिक चैलेंजेस है, जैसे कि हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंसर्जेंसीज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अभी यहाँ पे ही देख लीजिए मणिपुर का इशू जो हो गया था, यूएन की बॉडी ने हमारे ऊपर कहा कि यार आपके ऊपर आपके यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, उसको देखिए। तो हमारे डोमेस्टिक चैलेंजेस भी इतने हैं। फिर रिसोर्स के कॉन्स्ट्रेंट है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम खुद पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। फिर जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट, अभी इसमें होता क्या है, हम देखिए मेंबर हैं कॉड के। कॉड क्या है, तो यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चारों का एक ग्रुप है कॉड, कॉर्डिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अभी इसमें जी तीनों कंट्री है, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये वेस्टर्न लॉबी है मतलब वेस्टर्न आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, और हम इनके साथ मेंबर हैं। तो जो दूसरे जो एंटी वेस्टर्न हैं, जो वेस्ट के साथ नहीं जुड़ते हैं, वो क्या समझेंगे कि भाई इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंटरेस्ट या फिर वेस्टर्न ग्रुप। तो हमारी न्यूट्रलिटी पे शक करते हैं कि यार आप न्यूट्रल नहीं हो, आप उसके तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हो। फिर डिप्लोमेटिक कैपेसिटी हमारी, जितना यूएस से और यूके की डिप्लोमेसी स्ट्रांग है, डिप्लोमेसी तो नहीं बट जो उसकी डिप्लोमेसी के पावर है उतना हमारा नहीं है, उससे कम है, क्योंकि हमें पहले तो इतने टाइम नहीं हुआ है, ऊपर से इनके पास इतना पैसा और रिसोर्सेज है कि वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारी पैसिव इन्वॉल्वमेंट रहती है। इवन यूक्रेन और रशिया का वॉर था, उन्होंने उसमें हमने कुछ डायरेक्टली बोला नहीं, जबकि चाइना ने पूरा का पूरा प्रिंसिपल्स दे दिए थे कि भाई इस तरीके से वॉर एंड हो सकता है, हालांकि हुआ कुछ नहीं, ठीक है। ये बैरियर्स है हमारे, ठीक है। ये एक और पॉइंट बनेगा जो कि क्वेश्चन में अगर आए तो आपको लिखना है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है भाई,
तो इंडिया को अगर विश्व बंधु बनना है, फ्रेंड्स ऑफ वर्ल्ड बनना है, वर्ल्ड फ्रेंड्स बनना है, तो हमें और प्रोएक्टिव स्टांस लेना पड़ेगा और लाइक माइंडेड कंट्रीज़ मतलब एक जैसी विचारधारा रखने वाली कंट्रीज़ के साथ जुड़ना पड़ेगा, जैसे कि अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। दैट्स इट, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा, इतना ही कंक्लूजन होगा। फिर दूसरा भी बोला है कि भाई हमें कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसकी ऑफिस और जगह पे खोलनी चाहिए हमें। ओके, जैसे कि नॉर्वे की पीस यूनिट इन ओस्लो। ओके, इतना ही है। इंडिया का देखो, यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी एक्स्ट्रा बात बताई गई कि हमने क्या किया। तो हमने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी, डिप्लोमेटिक बैलेंस करने के लिए दोनों जगह पे बातचीत की थी, और हमने मीडिएटर के तरीके पे भी बात करने की कोशिश की थी। ओके, रेटेड न्यूज़ दूसरी है कि मनामा डिक्लेरेशन, वो न्यूज़ ख़त्म हो चुकी है जो हमने देख ली। अभी है एक्स्ट्रा कि मनामा डिक्लेरेशन क्या है। तो जो अरब लीग है, अरब लीग में जो अरब की कंट्रीज़ है वो सब आती है, और जो नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज़ है वो भी आ जाती है। इन्होंने एक मनामा डिक्लेरेशन लाया। इसके अंदर ये क्या करते हैं, तो जो इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में इशू चल रहा है कि भाई जो एरिया का रेट इशू है, वो जब तक सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक हम उधर यूएन के पीस कीपर्स को रखेंगे, हमने ऊपर जो बात की उसको रखेंगे। दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो डिक्लेरेशन था वो इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, अरब लीग ने, मनामा डिक्लेरेशन, जो कि यूएन पीस कीपर्स की बात करता है इज़राइल और पैलेस्टीन के रीजन में जब तक कॉन्फ्लिक्ट इशू सॉल्व नहीं हो जाता है। ओके, ये पूरा का पूरा आपने देख लिया है। अभी देखो, आपको अगर इसमें मास्टरी हासिल करनी है ना कोई भी टॉपिक में, तो आप क्या करो, उसको लिखो, छोटा ही लिखो पर उसे लिखो कि भाई इंडिया, देखो ये 3 टॉपिक इधर से बनेंगे, टॉपिक तो नहीं बनना चाहिए, कि इंडिया की सबसे पहली नीड क्या है, फिर इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, और दूसरा इंडिया के बैरियर्स क्या क्या हैं, और इंडिया का इंट्रो और कंक्लूजन तो आप ऐसे ही कर लोगे कि जो इंट्रो में आप क्या डालोगे, तो भाई ग्लोबल पीस मेकिंग क्या होता है और इंडिया का रोल क्या है इसमें, और कंक्लूजन में आप क्या डालोगे कि भाई विश्व बंधु हमें बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट न्यूज़। दूसरी न्यूज़ है राइज ऑफ मिनी लैटरल्स। अभी मिनी लैटरल क्या होता है, देखो कोई अगर 3-4 कंट्री, मतलब छोटी छोटी 4-5 कंट्री आके कोई एक ग्रुप बना लेती है, कोई एक पार्टनरशिप फॉर्म कर देती है, तो उसको हम बोलेंगे मिनी लैटरल, ठीक है। मल्टीलैटरल क्या होता है कि बहुत सारे हैं, उसमें मल्टीपल कंट्रीज़ है, और यहाँ पे मिनी मतलब मल्टीपल तो नहीं है बट कुछ कुछ कंट्रीज़ है, ठीक है, 2-4 कंट्रीज़ समझ लीजिए। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे कि कॉड है, ऑकस है। कॉड में हमने देख लिया कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस है। ये एक्चुअली ऐसे बनता है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस से, यहाँ पे क्योंकि गोल पूरा है तो ऐसे वो ऐसे बन जाता है कॉड, कि ये पूरे पूरे इंडो पैसिफिक को कवर करते हैं। फिर ऑकस है। चलिए, ऑकस क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की पार्टनरशिप। इसमें ये न्यूक्लियर आर्सेनल्स प्रोवाइड करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, यूएस और यूके मिलके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनीलेटरल्स क्या है, तो इनफॉर्मल टारगेट इन ग्रुपिंग ऑफ फ्यूअर स्टेट 3 और 4। ओके, क्यों भाई राइज हो रहा है, सबसे पहले तो मिनीलेटरल्स क्यों हमें राइज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है वो फेल हो रही है, इसीलिए मिनीलेटरल हमें देखने को मिल रहा है। क्यों फेल हो रही है, तो देख लीजिए जो नए थ्रेट्स आ रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में हम कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं, तो अगेन फेलियर है। जैसे आसियान मेंबर्स फेल हो चुके हैं चाइना के एक्शन को साउथ चाइना सी में कंडेम करने से, कितना बोल रहे हैं कि यार ये हमारी जगह, हमारी जगह, चाइना मानता ही नहीं है, तो हमें ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी, राइट। साउथ चाइना सी का इशू क्या है, तो चाइना क्लेम कर, हर एक कंट्री का होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कोई भी कंट्री की 200 नॉटिकल माइल तक, 200। अभी चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी में, ये जो पूरा का पूरा सी है, बहुत बड़ा मैंने बना दिया, ये जो पूरा का पूरा सी है, यहाँ पे चाइना अपनी 9 डैश लाइन करता है क्लेम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी, और इधर बोलता है कि यहाँ पे भी मेरा आइलैंड है, यहाँ पे भी मेरा आइलैंड है, यहाँ पे भी मेरा आइलैंड है, और इस आइलैंड से अभी 200 किलोमीटर तक का एरिया मेरा। अभी कायदे से इसी आइलैंड के चलते कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और चाइना मानता भी नहीं है। तो जो इंस्टीट्यूशंस है मल्टीलैटरल वो फेल हो चुकी है, इसीलिए हमें मिनी लैटरल्स में जाना पड़ रहा है। फिर दूसरा पॉइंट है हाइटनिंग ग्रेट पावर राइवरी। हमने ऊपर भी देखा था कि जो P5 मेंबर्स हैं वही अपने आप में लड़ रहे हैं, तो अभी ये दूसरे को क्या पीस ला के आएंगे। इवन WTO जैसी बॉडी है, वहाँ पे भी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है हमारा। फिर है बैलेंस ऑफ पावर चेंज होता जा रहा है, जैसे
चाइना को काउंटर करने के लिए ग्रुपिंग बनती जा रही है, क्वाड और ऑकस जैसी। तो बैलेंस ऑफ पावर बचाए रखने के लिए, मतलब पावर का बैलेंस करने के लिए किसी भी एरिया में मिनिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। फिर ये फॉल ऑफ कोविड-19 के बारे में हमें पता चल गया कि जो WHO जैसी भी बॉडी है वो भी ठीक से काम कर नहीं रही है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर टिरेनी ऑफ मेजोरिटी को रोकने के लिए, देखो कोई भी ग्रुप में क्या होता है, कोई एक बहुत बड़ा ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारी बॉडीज़ है, मल्टीलेटरल ग्रुप है, वहाँ पे जो एक जैसी कंट्रीज़ होती है, छोटी 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 छोटी, वो एक ग्रुप बना, मतलब एक जैसी विचारधारा रखती है कि हाँ भाई ऐसा रहेगा। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो सारी की सारी क्या बोलती है, जो डेवलप्ड कंट्री है US और UK जैसी, उन्होंने पहले बहुत सारा पॉल्यूशन कर लिया है, इमिशन कर लिया है, तो अभी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हम लोगों को पैसा दे। वो बोलते हैं कि भाई जो डेवलप कंट्री है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड ज़्यादा और जो डेवलपिंग है उसकी कम। तो यही USA जैसी कंट्रीज़ मना बोलती है कि भाई ये तो टिरेनी ऑफ मेजोरिटी है कि आप लोग ज़्यादा हो तो आप बोल रहे हो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा और आपकी कम। देखो ये गलत बात है, कायदे से ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये लोग ज़्यादा करके बैठे हैं इमिशन। जब हम सब कॉलोनाइज थे, अंग्रेज़ हमारे ऊपर बैठे थे, तब हम क्या इमिशन करते थे, कुछ भी नहीं। और ये लोग तो बराबर उधर तो रिवॉल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये USA डिसएग्री करता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये है टिरेनी ऑफ मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी अपनी ताकत दिखा के हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मल्टीलेटरलिज्म इधर काम नहीं आता है। दूसरा एडवांटेजेस क्या है मिनीलेटरलिज्म के, ये तो हमने देखा कि कैसे फेल हो गए हैं दूसरे, तब जाके हम इस पे गए हैं। अभी फ़ायदा क्या है भाई मिनीलेटरलिज्म लाएंगे तो, सबसे पहले जो मल्टीलेटरलिज्म में अल्टरनेटिव होता है वो जल्दी से हो नहीं पाता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, यहाँ पे हो जाएगी। फिर इशू बेस्ड कॉपरेशन होगा, जैसे कि समझ लीजिए हमारा इंडिया का मेन मोटिव है कि सप्लाई चेन में रेजिलियंस आए, क्योंकि चाइना ताइवान जैसी कुछ कंट्रीज़ है वो पूरा का पूरा मार्केट कवर करती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि चाइना में कुछ हो जाए तो हमारी मार्केट पे डिसरप्शन आ जाए। तो जो सप्लाई चेन है उसमें रेजिलियंस चाहते हैं, मजबूती चाहते हैं, इसलिए हमने ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप बना ली है कि भाई सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, कि सप्लाई चेन को डिसरप्शन नहीं होने देंगे। तो भाई इशू जो भी होगा उस इशू के अकॉर्डिंग आप मिनीलेटरल पार्टनरशिप साइन कर सकते हो। और दूसरा है डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और सब कुछ प्रोटेक्शनिज्म की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर में अभी बहुत सारी दिक्कतें चल रही है, वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम चाहते हैं कि भाई अपने आप को ही मजबूत कर लें और छोटी मोटी पार्टनरशिप बना लें। हमने भी लेके आ गया है ना आत्मनिर्भर भारत, ये क्यों लेके आ गए, क्योंकि हमें पता है भाई खुद मजबूत होंगे तो ही काम चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीज़न क्या क्या है भाई इसको आने के इंडो पैसिफिक में, चलिए उसको बाद में देखेंगे। तो ये हमने देख लिया रीज़न क्या थे मिनीलेटरलिज्म के, फ़ायदे और नुकसान दोनों को देखा। चलिए बेनिफिट क्या क्या होगा, तो भाई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिल जाएगी, मल्टी अलाइनमेंट होगा, पॉलिसी और इन्हेंस हो जाएगी, जैसे क्वाड की पार्टनरशिप ही देख लीजिए हमारी। फिर इमर्ज हो जाएगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, मतलब जो देखो क्या हो क्या है कि ऐसा बोला जाता है कि अर्थ है हमारी, उसमें नॉर्थ और साउथ डिवीज़न जो है, नॉर्थ वाले हैं ना वो ज़्यादा पैसे वाले हैं और उनकी सब बातें ज़्यादा सुनते हैं, और साउथ में आते हैं जो उसकी बातें कम सुनते हैं, ये इक्वेटर का देखा जाता है, ठीक है, साउथ की बातें कम सुनते हैं। इवन ग्लोबल नॉर्थ में साउथ में हुई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी आ जाते हैं, क्योंकि वो इन शॉर्ट तो पैसे वाले हैं, डेवलप्ड हैं। तो जो डेवलप्ड है वो ग्लोबल नॉर्थ बोला जाता है और जो डेवलपिंग है उसको ग्लोबल साउथ बोला जाता है। तो ये ग्लोबल साउथ को एक वॉइस दे देगा कि भाई क्या हमारे लिए भी ज़रूरी है। फिर ये कोऑप्टिंग पार्टनर्स बोलेगा जो सिमिलर इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर देखा इंडिया जापान, दोनों के अगर सिमिलर इंटरेस्ट है तो उसकी पार्टनरशिप को और बढ़ाया जाएगा। एक और रीजनल सिक्योरिटी फोरम भी बन रहा है, इंडिया, ईरान, अर्मेनिया की ट्राइलेटरल, हमें भी अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर INSTC, ये हम रशिया से इंडिया तक का गैस पाइपलाइन बनाए कि यहाँ से सब ट्रांसपोर्ट होगा, सिर्फ गैस पाइपलाइन तो नहीं बनाए, ये हमने रूट बना दिया है, माफ़ करना, हमने ये रूट बना दिया कि यहाँ से हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। फिर हम ट्रांसनेशनल इश्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे, जैसे कि UAE, इंडिया और फ्रांस डिफेंस और एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपनी एनर्जी फूड सिक्योरिटी को और अच्छा कर रहे हैं। फिर हम अलाउ करेंगे कि हमारे जो ट्रेड नेटवर्क्स हैं उसको और डाइवर्सिफाई करें। ओके, जैसे कि हमने कॉड और I2U2 बनाया है, कॉड हमारा है ईस्ट की बाजू काम करने के लिए, I2U2 है हमारा वेस्ट की बाजू काम करने के लिए। I2U2 का मतलब क्या है भाई, इंडिया, इज़राइल, UAE और USA, ठीक है। फिर हम रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं
चाइना सेंटर्ड एशियन इंटीग्रेशन को। अभी देखो साउथ चाइना सी और जो एशिया है वहाँ पे ज़्यादातर चाइना की चलती है, तो हम चाहते हैं कि चाइना से हम थोड़ा सा एक रिस्ट्रक्चर करके और मार्केट को और थोड़ा सा खोल दें। ठीक है, फिर अदर बेनिफिट क्या क्या है, तो मैक्सिमाइज हो पाएगा जियोपॉलिटिकल राइवलरी को, यूएस चाइना के बीच में जो चल रही है उसके सामने हमने प्रोटेक्शन मिल सकता है। और फिर ये इंडिया की भी जो ग्रोथ हो रही है उसको भी और सीमेंट कर देगा इन इंडो पैसिफिक। ओके, आप समझ रहे हैं राइट। समराइज कर लेते हैं, तो ये मल्टी अलाइनमेंट करेगा, ग्लोबल साउथ की वॉइस देगा, यह पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम पार्टनर चूज़ कर पाएंगे। ट्रांसनेशनल और स्पेसिफिक चैलेंजेस होंगे उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, जैसे फूड एनर्जी सिक्योरिटी। ये अलाउ करता है डाइवर्स नेटवर्क को फॉलो करने के लिए, जैसे I2U2 और कॉड। ये रिस्ट्रक्चर करता है चाइना सेंटर एशिया को, और ये अदर बेनिफिट्स भी देता है। ठीक है, ये बेनिफिट्स हैं मिनीलैटरलिज्म के या फिर मिनीलैटरल्स के। चैलेंजेस क्या क्या है भाई, तो सबसे पहले तो इंक्लूसिवनेस नहीं है और लेजिटिमेसी नहीं है। अगर आप छोटे मोटे ग्रुप हो तो आपको लेजिटिमेसी मिले, इसका कम को चांसेस है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे कंट्रीज़ को तो इंक्लूड कर ही नहीं रहे हो ना, इंक्लूसिव आप हो ही नहीं। अब वही दो तीन कंट्री का ग्रुप बना लिए हो। फिर लिमिटेड रिसोर्स और कैपेबिलिटीज़ होती है कि अगर 2-3 कंट्री है सिर्फ, तो अभी उसके पास कैपेसिटी भी कम है और कैपेबिलिटी भी कम है और रिसोर्स तो है ही नहीं, तो क्या ही अभी सप्लाई चेन रेजिलियंस लेके आएंगे। जैसे समझ लीजिए जो लिथियम रिजर्व है चाइना के पास अराउंड 20% के आसपास है, बट उनका प्रोडक्शन 90% के आसपास है। बाकी के रिजर्व पड़े हुए हैं चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया में, बट उनका प्रोडक्शन हाउस नहीं है इतना, मैन्युफैक्चरिंग इतना नहीं है। तो आप अभी इसका अल्टरनेट चाहते हो तो सबसे पहले तो इतना आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो ये हार्ड है भाई, रिसोर्स नहीं है हमारे पास इतने। फिर टेंशन है अमॉन्ग द मेंबर। इवन देख लीजिए जो कॉड है उसको हम मानते हैं कि भाई कॉड क्या है, तो फ्री इंडो पैसिफिक के लिए कि सब लोग आराम से ट्रेड करो, पीस बना रहे, जबकि चाइना बोलता है कि ये तो एशियन नाटो है। ये ऐसा कर चाइना बोल रहा है कि काम पड़ेगा तो ये दो एक दूसरे की मदद करेंगे और हमला कर देंगे, जिसके भी सामने उनकी दुश्मनी हो जाएगी उस पर। नाटो जैसे काम करता है कि नाटो का क्या सिद्धांत है कि नाटो के जितने भी मेंबर है किसी एक पे हमला, मतलब ऐसा समझो कि सब पे हमला, सब मिल के आपके ऊपर हमला करेंगे। तो चाइना बोलते हैं ये एशियन नाटो है कोड। फिर ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इसमें कम रहती है। ये सॉफ्ट लॉ मैकेनिज्म को प्रमोट करता है। ओके, फिर ये इनफॉर्मल नेचर ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल है डेफिनेटली, और प्रॉपर स्ट्रक्चर है नहीं क्योंकि इसमें कुछ फ्रेमवर्क तो होता नहीं है, इंटरेस्ट जिसका जिस बाजू है उस बाजू आप काम करोगे। और ये डिमिनिश कर देता है सेंसिटी ऑफ मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क को, क्योंकि आप अगर मिनीलैटरल के सामने जा रहे हो तो उसका मतलब तो यही है ना कि आपको मल्टीलैटरल पे भरोसा नहीं रहा है, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो और कम हो जाएगी। जो पहले ही ऑलरेडी कम था उसको आप और कम कर दोगे। ठीक है, चलिए कंक्लूजन क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, तो सेम जो हमारा फिलोसॉफी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एवरीवंस बेनिफिट एवरीवंस हैप्पीनेस, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। मिनीलैटरलिज्म साथ ही साथ मल्टीलैटरलिज्म सबको साथ चलाना चाहिए। ओके, अभी देखो ऊपर देख लेते हैं जो हमने छूट गया था कि रीज़न क्या है मिनीलैटरलिज्म इंडो पैसिफिक में आने का। तो वही सबसे पहले तो वेरिड इंटरेस्ट है, सबके अपनी अपनी बात है, फ्री ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। फिर चाइना का इतना इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए है। चाइना तो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी भी यूज़ करता है, ये वो एसेट्रा एसेट्रा। फिर फेलियर हो जाता है UNSC सिस्टम का, जो ऊपर भी हमने बात की थी, ये लोग आपस में ही लगे हुए हैं। और साथ ही साथ इधर रीजन में कोई ऐसी कंट्रीज़ नहीं है जो मिलिट्री अलायंस के पार्टनर हो। ठीक है, तो सब कोई चाहते हैं कि भाई मिनीलैटरल पार्टनरशिप और बढ़ जाए। अभी देखो चाइना का और फिलीपींस का इशू था, जो आइलैंड का स्कार बोलो करके आइलैंड है, उसका इशू है चाइना फिलीपींस का। UN की जो बॉडी है उन्होंने बोल दिया था कि भाई फिलीपींस जीत गया, ये आइलैंड एक्चुअली फिलीपींस के, बट चाइना मानता नहीं है कि नहीं आपकी बात गलत है। जबकि इंडिया का जब इशू आया था, इंडिया और बांग्लादेश का भी, भाई किसके इनक्लेव कितने हैं, तो जो उनकी रूलिंग आ गई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हमने मान ली थी भाई, सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसकी हमने रूलिंग मान ली थी, जबकि चाइना ने नहीं मानी थी। तो ये क्या दिखाता है ना कि भाई आपको कोई ज़रूरत है मिनीलैटरल पार्टनरशिप को बनाने की, वरना चाइना जैसी कंट्री आपका कुछ बात मानने ही नहीं वाली है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। और ये स्क्वाड क्या है भाई, छोटा सा रह गया था, तो ये US
एक सेकंड सिर्फ इसको हटा लेते हैं। तो ये जो स्क्वाड है वो है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस की पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ पे फिलीपींस है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यूएस। ओके, तो ये स्क्वाड है हमारा, है क्वाड है, यही 3 कंट्री साथ में इंडिया जुड़ा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप्स। देखो अभी तो शेख हसीना जी ने रिज़ाइन कर दिया है, तो इसलिए डायनामिक्स बदल चुके हैं थोड़े बहुत, बट फिर भी ओवरऑल बातें सेम ही रहेगी। देखिए बांग्लादेश, आपको पता ही है उसका मैप, हम क्या शेयर करते हैं। तो बांग्लादेश, अभी अभी हमारी मीटिंग हुई थी, जो बांग्लादेश की पीएम थी वो हमारे इंडिया में आई थी, और फिर बहुत सारे एमओयू साइन हुए थे। हालांकि ये सब एमओयू अभी फेल है, बट फिर भी देख लीजिए, इंडिया बांग्लादेश डिजिटल पार्टनरशिप हुई थी, फिर ग्रीन पार्टनरशिप हुई थी, फिर मेरीटाइम में कॉपरेशन और ब्लू इकोनॉमी ओशनोग्राफी को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप हुई थी, और फिर एनपीसीआई का यूपीआई जो हम यूज़ करते हैं वो भी हमें बांग्लादेश में इंट्रोड्यूस करने की भी बात हुई थी। ओके, फिर हमने जॉइंट टेक्निकल कमेटी बनाने को बात बोली थी गंगा वाटर ट्रीटी के रिलेटेड। ठीक है, अभी ये पता नहीं क्या होगा, आगे देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप के? सबसे पहले दोनों को क्या फ़ायदा है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, हम अराउंड 15 मिलियन जितना ट्रेड करते हैं बांग्लादेश के साथ। फिर सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट में काम आता है, क्योंकि हम एक दूसरे की सिक्योरिटी को देख सकते हैं ना, कि भाई एक दूसरे की बॉर्डर एकदम बाजू बाजू में है, तो बॉर्डर मैनेज एरियाज़ को भी देख सकते हैं। इवन अभी एक यूट्यूबर है बांग्लादेश के, उन्होंने तो यही बता दिया था कि कैसे देखो बांग्लादेश से इंडिया में आना कितना ईजी है, सिर्फ एक पाइपलाइन जैसा है, उसके अंदर आप घुस के आ जाओ इलीगली। तो उसको हम देख सकते हैं। अभी वन डिफेंस कॉपरेशन में एक्सरसाइज भी करते हैं, एक्सरसाइज संप्रीति और मिलान। फिर पीसफुल कॉपरेशन बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए ये हमने बता दिया, लैंड बॉर्ड बाउंड्री एग्रीमेंट और डिलिमिटेशन ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री, ये सब हमने ऑलरेडी साइन करके रखा है ताकि पीसफुल बाउंड्री रहे हमारी। फिर कन्वर्जेंस फॉर सब रीजनल कॉपरेशन, हम शार्क, बिम्स्टेक, BBIN जैसी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप। और हमारा जो विजन है इंडो पैसिफिक का वो भी एक जैसा है, तो कन्वर्जेंस है सब रीजनल कॉपरेशन में। फिर इन्हेंस्ड कनेक्टिविटी, हम ऑलरेडी बहुत सारे रोड रेल लिंक बना चुके हैं, समंदर के थ्रू जाते हैं, जैसे कि देख लीजिए हमारा चितगोंग और मोंगला पोर्ट है। फिर इनलैंड वाटरवे ट्रेड ट्रांसिट, ओके। फिर कल्चरल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी हमारे हैं वहाँ पे, इवन समझ लीजिए इंडियन कल्चरल सेंटर भी बना हुआ है ढाका में, और इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर्स भी है। तो ये कल्चरल टाइज तो हमारी है, हमने ही भाई बांग्लादेश को आज़ाद करवाया हुआ है 1971 में। ऐसा हम पहली कंट्री थे कि कोई किसी दूसरे कंट्री की आज़ादी के लिए हम लड़ रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, ये हमने दोनों के लिए देखा था। इंडिया के लिए क्या फ़ायदा है? तो सबसे पहले इंटरनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाएगी हमें। इसके लिए हमने अभी अभी अखूरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक बनाई है। अखूरा बांग्लादेश की जगह है, अगरतला इंडिया की जगह है। ओके, तो ये हमने रेल के साथ इन दोनों को जोड़ दिया है। फिर रीजनल इंटीग्रेशन है हमारा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का ये पार्ट है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है, विजन सागर, इंडो पैसिफिक रीजन, सबका बांग्लादेश पार्ट है। मतलब हमारे जो पॉलिसी है उसके अंदर बांग्लादेश आता है। इंडियाज़ विजन फॉर रीजनल लीडरशिप, उसमें भी हमें ये काम आता है, क्योंकि चाइना की असर्टिवनेस इस रीजन में बढ़ती जा रही है, तो बांग्लादेश का साथ होगा तो हमें फ़ायदा मिलेगा। हालांकि अभी जो अपोजिशन की गवर्नमेंट है वो तो प्रो चाइना है और इंडिया के अगेंस्ट है। बांग्लादेश को क्या फ़ायदा मिलेगा? वो भाई पार्टनरशिप बढ़ेगी तो ट्रेड भी बढ़ जाएगा, लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगा, हम जो उधार पैसा देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को और वो अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। इवन बांग्लादेश के जो सिविल्स ऑफिशियल्स है वो हमारे यहाँ ट्रेन होने आते थे क्या आते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ, जैसे कि वैक्सीन मैत्री में हमने फ्री में वैक्सीन बांटी थी, और वैसे भी छोटा मोटा कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो हम बेझिझक मदद करते हैं सबकी। ठीक है, ये बेनिफिट है दोनों कंट्रीज़ के लिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में। चैलेंजेस क्या क्या है? तो सबसे पहले हमारा रिवर डिस्प्यूट चल रहा है, तिस्ता वाटर डिस्प्यूट, कि तिस्ता का पानी वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा लें, वो चाहते हैं वो ज़्यादा लें, हम चाहते हैं हम ज़्यादा लें। फिर रोल ऑफ चाइना है, अभी अभी चाइना और इन लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म की थी, गोल्डन फ्रेंडशिप 2024, कि हमारे भाई पार्टनरशिप का बहुत टाइम हो गया, कि चलो सेलिब्रेट करते हैं। फिर इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ है, जैसे कि रोहिंग्या के इशू, म्यांमार से रोहिंग्या को निकाला गया और बांग्लादेश भेजा गया, अभी वो बांग्लादेश से इंडिया में आ जाते हैं इलीगली। मैंने बताया कि कैसे पाइपलाइन के थ्रू आ जाते हैं। फिर राइजिंग रेडिकलाइजेशन है,
क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है, हिंदू माइनॉरिटी, उनके सामने आए दिन अटैक होते रहता है। अभी भी हमने देखा कि शेख हसीना जी गई, उनके साथ साथ बहुत सारी माइनॉरिटी के घरों पे हमला हुआ, मंदिरों पे हमला हुआ, तो ये भी दिक्कत है। और फिर इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज़ डोमेस्टिक पॉलिसी, कि हमने जो CAA लेके आ गया, जिन्हें हमने मना किया कि भाई हम जो सिटीजनशिप देंगे वो माइनॉरिटी, दूसरे देश में जो माइनॉरिटीज़ है उसको जल्दी दे देंगे। जैसे दूसरे देश मतलब अपने नेबर्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, जो उधर माइनॉरिटीज़ है जैसे कि हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, उन सबको दे देंगे, बस मुस्लिम को नहीं देंगे। तो ये मुस्लिम कंट्री है, उसको तो नहीं अच्छा लगेगा ना। तो CAA है, फिर NRC है, ये सब इशू थोड़ा सा अफेक्ट करते हैं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप को। ओके, तो क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए? स्टेप्स टू बी टेकन, सबसे पहले हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी बना देनी चाहिए एग्रीमेंट, इकोनॉमिक एग्रीमेंट के लिए, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर हमें हाइड्रो डिप्लोमेसी का यूज़ करना चाहिए और वाटर शेयरिंग ट्रीटी को भी ठीक करना चाहिए, जैसे कि तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है उसको ठीक करना चाहिए। फिर हमें एक्सपैंड करना चाहिए अपना पावर और एनर्जी सेक्टर को इंट्रा रीजनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करने के लिए, कि मतलब हम अपना जो ट्रेड है, अपना जो एनर्जी है उसको क्रॉस बॉर्डरली कनेक्ट कर दे बांग्लादेश के साथ, और फिर पैसा कमाइए। फिर हमें एक्सीलेट करना चाहिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को बांग्लादेश के साथ अगेन, जैसे कि BBIN मोटर प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, तीनों का हम रोड बनाएंगे और रोड के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। फिर इंडिया को बांग्लादेश को एज मेजर एंकर देखना चाहिए रीजनल और सब रीजनल इंटीग्रेशन के लिए, जैसे कि बिम्स्टेक, शार्क, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का वो मेंबर है, तो हम और अच्छे से ग्लोबल साउथ को प्रमोट कर पाते हैं, क्योंकि दोनों सेम इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। फिर हमें न्यू एग्रीमेंट बनाना चाहिए फ्रेमवर्क पार्टनरशिप के लिए, और क्रॉस बॉर्डर इमिग्रेशन मैनेजमेंट भी हमें करना चाहिए। दैट्स इट, ये जनरल टॉपिक है, आपको ऐसे भी ये सब पता चल जाएगा। कंक्लूजन क्या है भाई? तो देखो, दोनों कंट्री का विजन है कि इंडिया विकसित भारत बनना चाहता है बाई 2047, और बांग्लादेश चाहता है स्मार्ट बांग्लादेश बनना बाई विजन 2041। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कम्युनिकेशन कोलाब्रेशन को बढ़ा के ये विजन हासिल कर सकते हैं। ये कंक्लूजन होगा। देखो, कोई भी कंक्लूजन होता है ना, वो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव साइड होगा और फ्यूचर बताता होगा कि अभी हम क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट क्या है? ये जो एक्स्ट्रा न्यूज़ है, एक्चुअल न्यूज़ ख़त्म हो चुकी है। जो रिसेंट डेवलपमेंट है, हमने अभी फ्रेंडशिप पाइपलाइन को शुरू किया, फिर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट को बनाया, NPCI ने UPI लॉन्च किया, और स्मॉल सैटेलाइट भी हम लॉन्च कर रहे हैं बांग्लादेश के लिए। मेडिकल वीज़ा दे रहे हैं बांग्लादेशीज़ को, और इंडो पैसिफिक ओशन में हम बांग्लादेश ने भी ज्वाइन कर लिया है इंडिया के इनिशिएटिव्स को। ओके, दैट्स इट, इतना ही था। देखो, हर एक देश से एक ना एक क्वेश्चन आता है हर साल, तो जितना भी है वो सब हम करेंगे। इधर 8 आर्टिकल दिए, हम सब का सब करेंगे, पॉसिबिलिटी एक तो आए ही आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। G7, मैंने ऊपर बात की थी कि G7 भी आएगा, तो आ गया। सबसे पहले देख लेते हैं G7 है क्या। चलिए, तो भाई G7 जैसे नाम बता रहा है, ग्रुप ऑफ 7, ये 7 कंट्री का ग्रुप है। जैसे कि देखो, इसका कोड भी है, बट पहले नॉर्मल देख लेते हैं। US, जर्मनी, कनाडा, UK, जापान, इटली, फ्रांस। बीच में G7 G8 हो गया था जब रशिया ज्वाइन किया था, बट 2014 में रशिया को अगेन निकाल दिया गया जब उसने यूक्रेन के क्रीमिया पे अटैक कर दिया था, और फिर से ये बन गया G7। अभी आप इसको याद कैसे रखोगे? G7 में कौन कौन सी कंट्री है? देखो, इसे याद रख लिए, GF ज्यूस, इस बीच में एंड डाल दीजिए, GF एंड ज्यूस, ठीक है। G मतलब जर्मनी, F मतलब फ्रांस, J मतलब जापान, U मतलब US, I मतलब इटली, C मतलब कनाडा, एंड E मतलब इंग्लैंड है यहाँ पे, एक्चुअली इंग्लैंड मतलब UK, ठीक है। चलिए, GF ज्यूस, G7 कंट्रीज़ है, G से शुरू हो रहा है, ये भी G से शुरू हो रहा है। तो ये 7 कंट्री का ग्रुप है। इन शॉर्ट, ये सातों कंट्री मिलेगी और बातचीत करेगी, यार कैसे हम और दुनिया अच्छी कर सकते हैं, हमारा ट्रेड, इकोनॉमिक ट्रेड कैसे और अच्छा हो सकता है, फिर इश्यूज़ लाइक क्लाइमेट चेंज, वॉर, उन सबको हम कैसे रोक सकते हैं, ऐसी सब बातें हैं, ठीक है। इंडिया को हर साल इसमें बुलाया जाता है एज ए इन्वाइटी। इवन यूरोपियन यूनियन जो है, पूरे यूरोप का ग्रुप है, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, वो भी इसका मेंबर नहीं है, बट ये समिट ज़रूर अटेंड करता है हर साल, ठीक है। और हाँ, इनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है नहीं कि भाई इसी के ऊपर हम काम करेंगे।
जो भी भाई जो प्रेसिडेंसी है वो नाम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, और जो चेयर कर रहा है वही एजेंडा बताया कि यार चलो ये करते हैं, वो एजेंडा है। ठीक है, अभी G7 कंट्रीज़ के बारे में थोड़े नंबर्स देख लेते हैं। तो ये 40% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को होल्ड करते हैं और सिर्फ 10% ऑफ पॉपुलेशन है इनके पास। ये अराउंड 35% ग्लोबल एनर्जी को जनरेट करते हैं, ग्लोबल पावर को जनरेट करते हैं। 30% ग्लोबल एनर्जी डिमांड है इसकी, और 25% ग्लोबल एनर्जी में ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करता है। देख लिए ईजी है कि 40% इकोनॉमी, 35% एनर्जी जनरेशन, 30% डिमांड और 25% CO2 इमिशन, 5 कम होते जा रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी, एनर्जी, डिमांड एंड CO2 इमिशन। ये G7 कंट्रीज़ का डेटा है। G7 कंट्रीज़ ने क्या क्या अब तक हासिल कर लिया है, मतलब क्या क्या इनिशिएटिव लेके आए गए। तो भाई इन्होंने फ़ंड बना दिया था मलेरिया और एड्स को लड़ने के लिए, फिर फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव बनाया था, फिर इन्होंने बिल्ड बैक बेटर बनाया हुआ है। इसमें ये क्या करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए लोन देंगे। जो चाइना लोन देता है अपनी, वो देता है डेब्ट ट्रैप पॉलिसी को मन में नज़र रखते हुए कि आप अगर लोन नहीं चुकाओगे तो हम आपकी जगह ले लेंगे, ऐश करो, पैसे मत देना। जबकि जो ये लोग देंगे वो अच्छे से देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर। ओके, और मेन एम क्या रहेगा इसका, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का। फिर इवन इन लोगों ने अनाउंस कर दिया है PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये नॉर्मल अचीवमेंट है, याद रहे तो अच्छी बात है, न रहे तो भी ठीक है, बट हाँ ये BB, बिल्ड बैक बेटर, आप याद रखोगे। तो ये हो गया G7 का नॉर्मल बात है। ठीक है, कि जनरली G7 है क्या। अभी न्यूज़ में क्यों था, तो G7 की मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, दैट्स इट, ये मेन न्यूज़ थी। अभी उसके बारे में देखते हैं क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट में बातचीत क्या की थी। तो सेम जो COP की मीटिंग हुई थी तब बात की थी, सेम वही की कि भाई हम लाइफ इनिशिएटिव को और अच्छा करेंगे। लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को अच्छी लगे उस तरीके से लाइफस्टाइल जियो। फिर ग्लोबल साउथ को हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ग्लोबल साउथ की हम वॉइस बोल रहे हैं, जो बार बार मैं बता रहा हूँ, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ज़्यादातर वो साउथ में ही आती हैं, एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उन सब का एक वॉइस है कि ग्लोबल साउथ की, भाई हमारा आप देख नहीं रहे हो, और उसका देखना मतलब ग्लोबल साउथ, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ है वो पैसे वाला है, ग्लोबल साउथ है वो डेवलपिंग है, पैसे वाला इतना है नहीं। चलिए, मेजर आउटकम्स क्या निकले समिट के। तो रीजनल अफेयर्स में देखें तो US और रशिया का जो वॉर हो रहा है, सॉरी यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हो रहा है, उसमें हम पैसा देंगे अराउंड 50 बिलियन। और कहाँ से लाएंगे, तो रशिया के ही जो एसेट्स है हमारी कंट्री में, उसको ही सेल करके या फिर भाड़े पे देके कैसे भी हम 50 बिलियन लेके आएंगे और यूक्रेन को दे देंगे। बकवास है ये से, ये तो आपने डायरेक्टली साइड ले ली, बट ठीक है, चाहने तो। फिर इसराइल हमास जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर इकोनॉमिक रेजिलियंस प्रोवाइड करेंगे भाई, जैसे ये आया था ना पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इसके थ्रू, आईमैक के थ्रू। आईमैक क्या है, तो यूरोप को और इंडिया को जोड़ने वाली लिंक है आईमैक। ये यूरोप से इंडिया से होते हुए ये मिडल ईस्ट में जाती है, मिडल ईस्ट से इसराइल, इसराइल से होते हुए पूरे यूरोप में जाती है, ये आईमैक है। तो ऐसे हमने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं ताकि सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन आए और कोई डिस्ट्रप्शन ना हो। एनर्जी और क्लाइमेट, एनर्जी, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए हम ग्लोबल के ग्रीन हाउस गैस को और कम करेंगे। टारगेट क्या रखा है, तो 43% कम करेंगे इस डिकेड में और 60% बाई 2035। देखो ये भी अच्छा है, हम 2019 के कंपेयर में करने वाले हैं। मतलब उससे समझ लिए 2019 में अगर हम 100 GHG इमिशन कर रहे थे, तो इस बार हम 57 ही करेंगे बाई 2030, और फिर 2035 तक को हम 60% कम करेंगे। मतलब इसको 100 को 40 तक लेके जाएंगे, तो अच्छा है भाई, इमिशन कम होगा। फिर हम हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी में भी काम करेंगे, जैसे हम उसके लिए भी इनिशिएटिव लेके आए हैं अकेला फूड सिस्टम। इसका मेन फोकस ही वही कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को करना। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि हम गावी को सपोर्ट करेंगे। गावी क्या है, तो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है। इसके अंदर कोई भी बीमारी आती है तो भाई सबको एक साथ मिलकर काम करना है, और वैक्सीन मिल जाती है तो सबको प्रोवाइड करनी है, दैट्स इट। तो ये सब आउटकम निकले हैं समिट के। बकवास है ये, हमारे काम के है नहीं खास, ठीक है, क्योंकि जनरल बातें लिखी गई है, एक्चुअली में ये इम्प्लीमेंट होती नहीं है। चलिए, सिग्निफिकेंस क्या है G7 का इन जियोपॉलिटिक्स। सबसे पहले ये सेंट्रल रोल प्ले करता है ग्लोबल गवर्नेंस में। सबको पता चलता है कि क्या काम करना, कैसे काम करना। इवन इनिशिएटिव भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ AI, OECD, फिर ये यही लेके आए हैं।
फिर जापान में हिरोशिमा एआई प्रोसेस मतलब एआई को और अच्छा करने के लिए बोला, वही इनिशिएटिव है। फिर टैक्स में देखें तो एफएटीएफ इसी के द्वारा बना था 1989 में बाई G7 के द्वारा। एफएटीएफ क्या काम करता है, तो टेररिज्म के अंदर कोई भी पैसा जा रहा है तो उसको ये मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। फिर ये लिस्ट बना देता है, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट, कि जो भाई बहुत ख़राब कंट्री है कि बहुत पैसा दे रही है, टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है, उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे कि इसके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। और दूसरी होती है ग्रे लिस्ट, कि यार आप कर तो रहे हो बट आप सुधार लो, आपको मौका देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था बहुत टाइम से, लास्ट ईयर ही उसको निकाला गया है ग्रे लिस्ट से। ओके, तो ये G7 का काम है ना, कि G7 देखो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ एआई लेके आ गया, एफएटीएफ लेके आ गया, तो अच्छे काम तो ये करता है। फिर ये डिफेंडर है इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर का, कि अच्छे से काम हो सबका, ये उसको ध्यान देता है कि रूल बेस्ड ऑर्डर बना रहे वर्ल्ड अरेना में। फिर ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिस्कस करना और रिजॉल्व करना कॉन्फ्लिक्ट्स को, जैसे कि इसराइल हमास की कॉन्फ्लिक्ट हमने अभी देखा ना कि रिजॉल्व करने की बातचीत चल रही है, रेड सी के क्राइसिस को भी। ओके। और ये प्लेटफॉर्म इवन प्रोवाइड करता है ग्लोबल साउथ की वॉइस को लाने का। फिर ये G7 कंट्रीज़ हैं जो भी ये अलग अलग इनिशिएटिव भी लेके आ जाती है, जैसे कि बेप्स इनिशिएटिव, बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें क्या है कि कभी कभी क्या करती है बड़ी बड़ी कंपनीज, अपना जो मेन हेडक्वार्टर होता है ना वो वैसी कंट्री में ट्रांसफ़र कर लेती है जहाँ पर टैक्स बहुत कम होता है। फिर जो भी इनकम होती है पूरे वर्ल्ड से इनकम होगी वो फिर जाएगी उसके हेडक्वार्टर में, और उधर तो उन्हें कम टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं तो समझ लीजिए गूगल है, गूगल मेन कंपनी है अमेरिका की, और अमेरिका में टैक्स चल रहा है 30%। अभी गूगल अपनी हेडक्वार्टर बना लेगा पेनामा में, पेनामा में चलता है टैक्स ऑलमोस्ट 3 या 4%। अभी जो भी अमेरिका से भी इनकम आ रही है ना वो इनकम जाएगी पनामा में, और गूगल भैया उधर टैक्स भरेंगे। तो अभी देखो कामकाज किया अमेरिका में, टैक्स भरा पनामा में क्योंकि उधर टैक्स कम था। इसीलिए हम लेके आ गए बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें हम क्या करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में सेम टैक्स, कोई भी इससे कम टैक्स तो नहीं रख सकता। इसको हमने 15% बोला है कि इससे कम मत रखना, ताकि ये इरोजन ना हो जो भी टैक्स मिलने वाला था उसका। अमेरिका को तो नुकसान होता था ना अगर ऐसा करे, तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं हमको भी होता है। मैंने एग्जाम्पल सिर्फ अमेरिका लिया। फिर G7 क्लब ऑफ डेमोक्रेसीज है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आता है वो सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी आती है, और इनका मेन एम भी वही रहता है कि भाई हम रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर लेके आएंगे। तो G7 का ये सिग्निफिकेंस है कि हाँ भाई ये फ़ायदा करता है G7। चलिए लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे पहले तो ये आप भी बोल रहे हो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, ये कुछ इसमें तो फेल हो चुका है, ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इवन हमने देख लिया जो इकोनॉमिक्स डायनेमिक्स है वो खुद इसके ही कमज़ोर है। जैसे कि पहले इनका अराउंड 60% जितना ट्रेड होता था वो डिक्लाइन होकर भी 26% जितना हो गया है, मतलब G7 का ही अपना। तो वो खुद ही वीक होते जा रहे हैं, और साथ ही ये शांति तो नहीं बना पाते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि भाई पीस को लाएंगे बट नहीं ला पाते हैं। फिर ब्रॉडर पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि G7 सिर्फ 7 कंट्रीज़ है, इसमें कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो मतलब कि कंट्रीज़ चाहते हैं वैसा बात होता भी नहीं है, सिर्फ जो साथ चाहते हैं वही बातचीत होती है। इससे अच्छा दूसरे प्लेटफॉर्म है G20, ब्रिक्स, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एसेट्रा। फिर G7 लैक्स करता है इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी, क्योंकि भाई हर एक मेंबर ऐसा चाहता है कि जो मेरे इंटरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग काम हो, तो कायदे से ऐसा चल नहीं पाता है। ठीक है, फिर यूजुअली इसमें जो US चाहता है ना वही होता रहता है। नेक्स्ट है कि G7 की यूनिटी अंडरमाइन हो रही है, क्योंकि कंट्री के अंदर ही राइवलरी चल रही है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो बात चल रही थी, डिक्लेरेशन था, उसमें खुद US ने ही रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं भाई इसमें मैं साथ नहीं हूँ। तो भाई ये कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस है। जनरली देख लीजिए कि भाई ऐसे ही ऊपर से देख ले तो इकोनॉमिक्स इनकी वीक होती जा रही है, लगातार ये अपनी जो पावर थी वो लूज़ कर रहे हैं। फिर ब्रॉडर पार्टिसिपेशन है नहीं, बहुत कम लोग इसके अंदर पार्ट हैं। इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी भी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट बदलते हैं, इनकी पॉलिसी भी उसके अकॉर्डिंग बदल जाती है। और विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रुप के अंदर, स्टेट्स के अंदर डाइवर्जेंसेस है। ठीक है, चलिए अभी इंडिया के लिए क्या इसका फ़ायदा है और क्या रेलेवेंस रखता है। तो देखो इंडिया को लगातार 11 टाइम बुलाया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये दिखाते हैं कि इंडिया का भी पावर ग्रो हो रहा है। फिर इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर ये प्रोवाइड करता है, राइट। G7 अगर हमारे पास है तो उसका मतलब ये है कि उनके जो मेंबर्स हैं उसके साथ हमारी पार्टनरशिप भी अच्छी हो जाएगी। ओके, इवन इंडिया थोड़े टाइम में जापान को क्रॉस कर देगा और हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, हम कुछ नंबर से ही पीछे हैं। फिर ये दिखाता है डेमोक्रेटिक पावर, क्योंकि अल्टरनेटिव टू चाइना और दूसरी अदर कंट्रीज़
एक भी कंट्री एशिया में ऐसी नहीं है जो कि डेमोक्रेसी फुल्ली रही हो, सिर्फ इंडिया ही है। इंडिया सिर्फ आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी बन के रह गया है, और दूसरी जो कंट्रीज़ है G7 की वो सब भी डेमोक्रेसी है। तो ये दिखाता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी पावर कितनी अच्छी है। फिर ये ग्लोबल साउथ का वॉइस देने में हमें मदद करेगा, और इंडिया इवन G20 की चेयरमैनशिप जो अभी किया था उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। ओके, रिलेवेंस क्या है इंडिया के लिए? तो ये लीडर बन सकता है पूरे ग्लोबल साउथ का एज ए रिप्रेजेंटेटिव, कि भाई हम आपका वॉइस रखेंगे उधर G7 में जाके। फिर ये अदर डेमोक्रेसीज जो है, नाम की डेमोक्रेसीज, उससे अलग दिख जाता है, तो उसका अलग से एक एजेंडा और कंसर्न्स भी होते हैं। बाकी जो दूसरी है जैसे कि ब्रिक्स, XCO, G20, इसमें बहुत सारी कंट्रीज है जो कि डेमोक्रेसी है ही नहीं। फिर आउटरीच ऑफ G7 मीटिंग, तो भाई G7 में अगर आपको बोलने का मौका मिल रहा है तो वो एक बड़ा चांस है, राइट। आपकी पोटेंशियल बढ़ रहा है, आपकी रीच बढ़ रही है, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके, ठीक है, चलिए कंक्लूजन क्या होगा भाई। तो UN के सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उन्होंने ये दिया था कि स्टेयरिंग कमेटी ऑफ द फ्री वर्ल्ड, जो G7 है वो स्टेयरिंग कमेटी है फ्री वर्ल्ड की। अगर हम हैं तो फ्री वर्ल्ड हम इजीली रख पाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाइवोटल रोल इन शेपिंग द ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, इतना ही है G7 के काम का। इतना देखो इम्पोर्टेंट नहीं था, इतना अच्छे से ये आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, बट अच्छा है, इसके सिग्निफिकेंस बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, तो आप ध्यान रख लीजिए। और लिमिटेशन भी ठीक ठाक लिखी है। हाँ, इंडिया के लिए जो लिखा है वो एकदम सही है। ठीक है, चलिए ये सब हमने देख लिया, ये सब देख लिया, ये सब देख लिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया फ्रांस रिलेशंस। चलिए, तो अभी न्यूज़ में क्यों है, तो इंडिया और फ्रांस के प्रेसिडेंट मिले थे G7 की समिट के टाइम पे ही, इसलिए न्यूज़ में है। हमने भाई साइन कर लिया है, फोकस किया है होराइजन 2047 रोड मैप। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, और हाँ, इंडो पैसिफिक रोड मैप भी, 2 रोड मैप है। इसके अंदर हमारा फोकस क्या है, 3 फोकस है कि हम पार्टनरशिप करेंगे सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी के लिए, फिर हम पार्टनरशिप करेंगे प्लानट के लिए, और फिर हम पार्टनरशिप करेंगे पीपल के लिए। इसके अंदर अलग अलग इनिशिएटिव्स है, जैसे कि सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी में हम इंडो पैसिफिक पे फोकस करेंगे, जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है उसको हम फोकस करेंगे, और नो मनी फॉर टेरर को हम और ज़्यादा बढ़ावा देंगे कि भाई टेररिज्म के लिए पैसा नहीं देना है। प्लानट में हम क्या कर रहे हैं कि प्लानट को बचाने वाली बात क्लाइमेट चेंज के सामने, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम दोनों ही बन के लेके आए थे 2015 में। फिर इंडो पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप, ओके, और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। पीपल के लिए क्या कर रहे हैं, तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट हमने साइन किया कि जो भी माइग्रेट करते हैं पीपल अब एक दूसरे के काम के लिए, उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए ये नॉर्मल है बातें। अभी देखो ऐसी सब बातें होती है ना, उसको आप ज़्यादा पॉइंट में लिखो मत अपने एग्जाम में, उसको सिर्फ इतना लिख दो तो भी काफ़ी है कि हमारी 3 पिलर पार्टनरशिप अभी हमने शाइन की है फॉर 2047 होराइजन रोड मैप। ठीक है, और लिख दो ऐसे डिज़ाइन के टाइप से, पार्टनरशिप फॉर पीपल, प्लानट एंड सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। ओके, चलिए सबसे पहले हमारे कन्वर्जेंस क्या क्या है, अच्छा क्या क्या हमारे बीच में चल रहा है इंडिया फ्रांस के बीच में। तो डिफेंस कॉपरेशन, हम जितना भी आर्म्स इंपोर्ट करते हैं उसमें से सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट हम फ्रांस से करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं हम फ्रांस से। और ये कौन बोल रहा है, तो ये सिप्री बोल रहा है। सिप्री का देखो काम ही यही है, ये हर साल डेटा निकालता है कि कौन कितना आर्म्स लिया है, कहाँ से लिया है, ऐसा सब बात है। ठीक है, हम क्या क्या लेते हैं फ्रांस से, तो रफाल जो एयरक्राफ्ट है वो हम इनसे लेते हैं। फिर हमारी जो स्कॉर्पियन का सबमरीन है वो भी इधर से आती है। फिर हमने अनाउंस किया हुआ है डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, कि इसमें हम को डिज़ाइन, को डेवलप, को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि इंडिया की नीड होगी डिफेंस के लिए। ये बहुत अच्छा है। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा, और हाँ, हम एक्सरसाइज भी करते हैं दोनों साथ में, मिलिट्री एक्सरसाइज, वरुण, फ्रिंजेक्स एंड ला, परसो एंड ओरियन। ओके, ये मल्टीलेटरल है, ये ओरियन और परसो में दूसरी कंट्रीज़ भी होती है, ये दोनों में तो हम सिर्फ दोनों अकेले होते हैं। फिर जियो स्ट्रेटजिक क्या फ़ायदा है, तो ये इंडियन ओशन रीजन में हमें और कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में फ्रांस की भी अपना आइलैंड है, उनकी भी टेरिटरी है। फिर स्पेस कोऑपरेशन में भी हमें मदद कर सकता है, क्योंकि हमारे जो भी स्पेस के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो ज़्यादातर फ्रांस से आते होते हैं। ठीक है, और फ्रांस ने कोलाबरेट भी किया था हमारा एक मिशन बनाने के लिए, एक लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए, तृष्णा अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन। इकोनॉमिक कॉपरेशन क्या है भाई, तो अराउंड 650 के आसपास हमारे यहाँ से FDI आता है फ्रांस से सिर्फ। फिर हम हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं टाटा ग्रुप और फ्रांस के एयरबस के साथ मिलकर,
फिर हम अकाशा एयर के लिए इंजन बाई करने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मल बातें हैं। ठीक है। डिजिटल कॉपरेशन क्या है हमारा, तो हमने भाई फ्रांस में भी यूपीआई दिया है, हमारा जो यूपीआई है वो फ्रांस में भी चल रहा है। फिर जो फ्रांस है उन्होंने हमको कंप्यूटर बना के दिया है, सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। इससे फास्ट कंप्यूटर है नहीं अभी इंडिया के पास, परम सिद्धि फास्टेस्ट है, तो ये इन लोगों ने बुला के दिया है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। और हाँ सॉरी, ये परम सिद्धि इंडिया का फास्टेस्ट नहीं है, वन ऑफ द फास्टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि सबसे फास्ट है, ये सबसे फास्ट अगर आप इंडिया का देखोगे तो रिसेंटली डेटा आया था, ये है एरावत। ठीक है, हाथी। चलिए, फिर मल्टीलेटरल कॉपरेशन क्या है भाई, तो हमेशा से फ्रांस बोला है जो परमानेंट सीट है यूएनएससी की उसमें इंडिया को भी लेके आ जाइए। फिर जो कश्मीर का इशू है, टेररिज्म का इशू है, उसमें ये हमेशा हमारा सपोर्ट किया है। फिर एग्रीमेंट्स जो है जैसे कि MTCR, मिसाइल ट्रांसफ़र कंट्रोल रिजीम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वासेनार एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, इन सब की पार्टनरशिप लेने के लिए हमें हमारी मदद फ्रांस ने की है। ओके, तो ये अच्छी अच्छी बात है राइट, कि डिफेंस, जियो स्ट्रेटेजिक, स्पेस, डिजिटल, मल्टीलेटरल एंड इकोनॉमिक। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो बायलेटरल ट्रेड, हमारा ट्रेड सिर्फ 15 बिलियन का है, ये बहुत कम ट्रेड है यार। इसके ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमारा पोटेंशियल है कि हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये 15 बिलियन में भी आधा तो सिर्फ वही है जो आर्म्स इम्पोर्ट हमने किए हैं। फिर वीज़ा के रिस्ट्रिक्शन है, हमारे यहाँ को उधर जाना होता है तो वीज़ा में बहुत दिक्कतें आती है। फिर डिले हो रहा है हमारे न्यूक्लियर एग्रीमेंट में, जेतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर है वो फ्रांस हमारे यहाँ पे कुछ उसकी हेल्प करने वाला है, उसको रिजॉल्व करके बना देने वाला है, वो डिले ही होता जा रहा है। फिर हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो दोनों अलग अलग तरीके से देखता है। जैसे कि इंडिया देखता है वो नॉन अलाइनमेंट सोवरेनिटी पे देखता है, जबकि जो फ्रांस है वो प्रैग्मेटिक अलायंस पे देखता है कि जो मेरा फ़ायदा है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है हमारे लिए, तो हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और डाइवर्सिफाई करना चाहिए और बैलेंस ला देना चाहिए कि मोर फ्लेक्सिबल बनो, मोर अकोमोडेट हो एक दूसरे के साथ। फिर जो एग्जिस्टिंग कॉपरेशन मैकेनिज्म है उसको यूज़ करना चाहिए, जैसे कि फ्रांस जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। फिर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बोलना चाहिए दोनों की देशों में, जैसे कि डिप्लोमेटिक, सिक्योरिटी, मिलिट्री, कोई भी स्फीयर हो। हमें डिफेंस कॉपरेशन को और एक्सपांड करना चाहिए और हमें एक्टिव एंगेजमेंट करनी चाहिए मल्टीलेटरल फोरम्स में, लाइक कॉड और I2U2। ठीक है, अभी देखो कंक्लूजन में कोट क्या है हमारे पास, तो ये एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये कोट दिया था कि द मैट्रिक्स ऑफ द वर्ल्ड सेड दैट इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप इज यूनिवर्सल एंड इट इज गोज फ्रॉम द सीज टू स्पेस एंड बियॉन्ड। तो बहुत अच्छी बात है, आपका डायरेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर क्या दिया है, तो इंडो पैसिफिक के बारे में हमने क्या किया है, तो इंडिया का सागर इनिशिएटिव है, फ्रांस का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अलाइनमेंट है। फिर मेरीटाइम कोऑर्डिनेशन में हमने IFC, इंडियन ओशन रीजन, इमोशॉफ, UAE, अटलांटा, ये सब किया हुआ, ये काम का नहीं है। ठीक है, प्रोलोरिटरी एग्रीमेंट UAE ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रखा है। लाई, ये इनके आइलैंड्स है जो मैं बोला था इंडियन ओशन में, तो लाई, यूनियन, सेलेडोनिया, पोलिनेशिया, ये पैसिफिक ओशन में आता है और ये आता है इंडियन ओशन में। और फिर हमें और स्ट्रेंथन करना चाहिए अपना कॉपरेशन, लाइक इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इंडियन ओशन कमीशन एंड डी जोपेटी कॉन्डक्ट। ओके, ठीक है, ये नॉर्मल न्यूज़ थी, कुछ खास नहीं था, बट हाँ इसका आप मैप कर लीजिए तो आपको ज़्यादा काम आएगा। चलिए देखिए, ये रहा फ्रांस, ठीक है, पेरिस, उसके नीचे पड़ता है स्पेन, उसके बाजू में स्विट्ज़रलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ये सब आपने नाम सुने होंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर जो वाटर बॉडी है वो उसको सेपरेट करती है यूनाइटेड किंगडम से। अभी कोई भी दो बड़े लैंड मास है, उस बड़े लैंड मास को कोई वाटर बॉडी सेपरेट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं चैनल। ठीक है, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल, क्योंकि जो यूके के लोग हैं उसको भी हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो इसीलिए इस चैनल का भी हमने नाम रखा है इंग्लिश चैनल। ठीक है, फिर उसके ऊपर यूके और फ्रांस के ऊपर आता है नॉर्थ सी, हर एक याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है, सेल्टिक सी है, और उसके भी और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें बेलियारिक सी मिलता है, ये कॉर्सिका मिलता है, कॉर्सिका सुना ही होगा, वॉट एवर हैपन्स इन कॉर्सिका स्टेज इन कॉर्सिका। फिर टिरेरियन सी है, और यहाँ पे स्पेन को और मोरक्को को सेपरेट करता है ये स्ट्रेट ऑफ जबराटर, ये मोरक्को है,
मतलब ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई यूरोपियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ जबराल्टर। अभी देखो, आप सोचोगे कि भाई ये भी बॉडी दो लैंड मास थे और ये सेपरेट किया तो ये चैनल हो गया और ये हो गया स्ट्रेट, ये कैसे? तो देखो, चैनल होता है ना वो बड़ा होता है, ठीक है, मतलब बड़ी जगह होती है उन दोनों के बीच में, ये बड़े ब्रॉड है थोड़ा सा, और जो स्ट्रेट होता है ना वो एकदम ही पतला होता है। बस यही फ़र्क है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जबराल्टर अफ्रीकन के मोरक्को को और यूरोप के स्पेन को सेपरेट करता है। बाकी ये सब नॉर्मल बात है कि ये एड्रियाटिक सी, ये सब आप हमेशा क्या होता है कि न्यूज़ में आया तभी आप उधर देख लोगे ना उसको, तो जब एक साथ आपको करना होगा ना तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको ये सब तो ऑलरेडी याद ही होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और यूरेशियन रिलेशनशिप के बारे में, यूरेशिया रिलेशनशिप के बारे में। देखो, यूरेशिया जो वर्ड है वही दो शब्दों से बनता है, एक है यूरोप और दूसरा एशिया। यूरोप का यूर और एशिया का एशिया, और ये बन जाता है पूरा का पूरा यूरेशिया। यूरेशिया में क्या आता है, तो यूरोप भी आ जाता है और एशिया भी आ जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब यूरेशिया के पार्टनरशिप से क्या भाई हो सकता है? सबसे पहले फैक्टर क्या क्या है भाई, जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है इस रीजन में अभी क्या फैक्टर चल रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये हॉट बेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इतनी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अभी देख लीजिए, सबसे पहले तो यूक्रेन और रशिया की फाइट चल रही है, फिर अर्मेनिया और अजरबैजान की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर के। अब ये अर्मेनिया अजरबैजान कहाँ पे है? तो देखो, कुछ इस एरिया में है, ठीक है। ये है अर्मेनिया अजरबैजान वाला एरिया, यहाँ पे पड़ता है। ये तुर्की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रही है। फिर चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके। अभी चाइनीज़ ने ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में क्या लेके आए हैं कि जो पहले का सिल्क रूट हुआ करता था कि चाइना से लेकर के पूरा यूरोप में वो अपना ट्रेड चलता था, वो वाला रोड हमें बनाना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इसके चलते जो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो भी ये लोग डेवलप करेंगे। सिर्फ चाइना ही नहीं, तो दूसरी जो कंट्री होगी उसके रास्ते में आती हुई वो और चाइना दोनों मिलके करेंगे। बट यूजुअली चाइना ज़्यादा पैसा देगा। फ़ायदा क्या होगा, चाइना को भी अपना बाप का रोड बन रहा है, खुद चलेंगे और ऊपर से उनका ही ट्रेड अच्छा होने वाला है, राइट, क्योंकि चाइना इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग हब, तो उनका फ़ायदा होगा भाई। तो ग्रोइंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। फिर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ ऑफ यूएस, जैसे कि अभी यूएस ने क्या किया कि अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर लिया, और जैसे ही वो गया और अफ़गानिस्तान में पूरा कैओस मच गया, तालिबान ने पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया। तो एक ये है। फिर नाटो स्ट्रेंथन होता ही जा रहा है, नाटो और बड़ा ही बड़ा बनता जा रहा है। फिर एक 3C इनिशिएटिव है हमारे पास। अब ये क्या करता है, तो सेम वही बात है कि एनर्जी सिक्योरिटी रखेंगे, ट्रांसपोर्ट को अच्छा करेंगे, इनोवेशन करेंगे, वही बातें करती है, ठीक है। 3C इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि भाई मेडिटेरियन ओशन, ब्लैक सी, कास्पियन सी, ये सबको हम मिला लेते हैं तो 3C इनिशिएटिव बन जाता है। चलिए। फिर रीजनल जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस भी बन रहे हैं, जहाँ पे जैसे चाइना और रशिया की नो लिमिट पार्टनरशिप आ गई है। ईरान, रशिया, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, ये सब अपना एक अलग ही पेंटागोनल स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जैसे देखो, पेंटागोनल कैसे बोल रहे हैं ये, तो देखो ये है ईरान और पाकिस्तान, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। फिर चाइना, यहाँ पे चाइना जुड़ेगा, फिर रशिया जुड़ेगा, फिर यहाँ पे जाएगा डायरेक्ट तुर्की, ये रहा तुर्की, ये तुर्की, और ये तो ये पेंटागन बन गया ना, ये मैंने तुर्की का लाइन दिया ठीक से नहीं बनाया, तो ये हो गया अपना पेंटागन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक डायनामिक्स होगा ना कि ये सब, और ये सारी की सारी कंट्रीज ना सब की सब लाइक माइंडेड कंट्रीज है, सब यही चाहती है, डिक्टेटरशिप वाला चीज़ चलता है, डेमोक्रेसी की ये लोग खास परवाह करते हैं नहीं, जो मन में आए करो। और ये जो टिल्ट है रशिया की वो भी बदल रही है। इवन रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट ने नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ और वियतनाम के साथ विजिट की। ये क्या दिखाता है कि ये एक अलग से ग्रुप बनाते जा रहे हैं जो कि अगेंस्ट यूएस और वेस्टर्न लॉबी होगा। फिर अगेन अलाइनमेंट हो रहा है ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ आ गई। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूके और यूएस का कॉकस बन गया है, हमने ऊपर ही बात की इसकी। ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके का मतलब यूके, यूएस का मतलब यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स।
और इंडो पैसिफिक में यूरोपियन यूनियन की भी कंट्री आ रही है, वो भी आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो एशिया का और यूरोप का जो डिवाइड था वो अब कम होता जा रहा है। और दूसरा क्या है, शिफ्ट हो रहा है ग्लोबल ऑर्डर टूवर्ड्स यूरेशिया। यूरेशिया कैसे, तो हम आईमैक बना रहे हैं, मैंने बात किया ना कि यूरोप से लेकर के ऐसे इंडिया तक का रास्ता ये आईमैक। तो इसमें भी भाई जो यूरेशिया है वो मेन कैंडिडेट है। फिर जो सेंट्रल एशिया है वो कुछ भी काम करना है यूरोप को लेकर के एशिया से जोड़ना है, तो आपको भाई सेंट्रल एशिया को तो जोड़ना ही पड़ेगा। और ऊपर से यहाँ पे एनर्जी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, तो एनर्जी सिक्योरिटी हो जाएगी हमारी। एनर्जी अच्छी मिलने का मतलब यह है कि एनर्जी के रिसोर्स इधर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इन शॉर्ट ये है जो यूरेशिया है, यहाँ पे इतना सब बवाल चल रहा है, ठीक है। चेंज इन डायनामिक्स में बस यही है कि क्या क्या बवाल चल रहा है। क्या देखा हमने कि यहाँ पे हॉट बेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, वेस्टर्न यूएस और वेस्ट के बीच चीज़ें बढ़ती जा रही है, नए अलाइंसेस बनते जा रहे हैं, ये वाला नए अलाइंसेस बनते जा रहे हैं, रशिया की पॉलिसी चेंज होती जा रही है, और वेस्टर्न यूरोप के भी ब्रिज जो है एशिया यूरोप का वो भी कम होता जा रहा है। ओके, तो ये है यूरेशियन का, हमने सब डिटेल ले लिया यूरेशिया का। अभी हम बात करेंगे कि इंडिया के रिलेटेड इसमें क्या दिक्कत है और क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया के पास, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। अभी देखो सबको पता है कि चाइना ठीक काम नहीं कर रहा है, तो हम चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं हमारी हमारी टेक्निक से, कि चाइना भाई हार्ड लोन देता है, हम इजी लोन दे दें थोड़ा सा, तो ये फ़ायदा हो सकता है। फिर हम डिटरेंस के लिए यूएस के साथ अभी भी जुड़ रहे हैं, ठीक है। यूएस इन शॉर्ट क्या चाहता है कि ऊपर ऑलरेडी देखो यूएस के सामने रशिया भी यूएस का दुश्मन है, चाइना भी यूएस का दुश्मन है। तो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि एक इंडिया हमारे साथ रहे, तो क्या फ़ायदा होगा कि रशिया और चाइना को काउंटर बैलेंस कर पाएंगे। तो देखो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ना, कि अगर यूएस को हमारी ज़रूरत है तो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया के पास ये चांस है कि वो खुद अपनी नेशनल पावर और मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ा सके, क्योंकि यूएस का भी सपोर्ट है, तो करो यार। और फिर हमारे पास चांस है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बढ़ा लें, जैसे कि हमने अर्मेनिया के साथ अभी ट्रेड डील भी साइन की थी, हम उनको एक्सपोर्ट किए थे अपना पिनाका एक सिस्टम है डिफेंस सिस्टम, वो एक्सपोर्ट किए थे। रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है पिनाका, उसको हम एक्सपोर्ट किए थे। ओके, इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा हो सकता है ये हमने स्ट्रेटेजिक देखा। इकोनॉमिकली क्या हो सकता है, तो एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि सेंट्रल एशिया है वो काफ़ी रिसोर्स रिच है रीजन है। फिर हम रशिया के साथ और ट्रेड बढ़ा सकते हैं अपना, ऑलरेडी हमारा 100 बिलियन के आसपास बनाने का टारगेट है बाई 2030। हम इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेड और कनेक्टिविटी को यूरेशियन रीजन के साथ और यूरोप के साथ जोड़ के। ओके, फिर हम दूसरा क्या है, रीजनल सिक्योरिटी को और अच्छा कर पाएंगे, जैसे कि काउंटर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, इन सबको हम टैकल कर पाएंगे इजीली। फिर कल्चरल डिप्लोमेसी का भी हम यूज़ कर पाएंगे भाई, जैसे कि बुद्धिज़्म को यूज़ करना, योगा को यूज़ करना, क्योंकि इनके फॉलोअर्स हैं वहाँ पे, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा सॉफ्ट पावर है, राइट। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी है कि हम ये कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है ये हमारी। एक्चुअली क्या होता है वो तो गॉड नोज। चलिए चैलेंजेस क्या क्या है सबसे पहले हमारे पास, तो एक तो पाकिस्तान फैक्टर है, पाकिस्तान हमेशा बीच में आड़ा आता ही रहता है। फिर जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी है, क्योंकि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं ना वो काफ़ी स्लो बन रही है, हम बना रहे हो वेदर कोई और बना रहा हो। जैसे कि INSTC मैंने बात किया कि ये रूट बनाया है हमने रशिया से इंडिया तक का, बहुत स्लो बन रहा है। अभी देखो अभी बन चुका है, अभी यहाँ पे पहला शिपमेंट भी आ चुका है, बट बहुत देर लगी। और जो आईमैक बन रहा है हमारा इंडिया से यूरोप तक जोड़ने वाली लिंक, वो भी काफ़ी स्लो बन रही है। फिर क्या है, थ्रेट्स ऑफ चाइना, देखो इधर थ्रेट्स मत लिखो यार, थ्रेट एक गलत शब्द हो जाता है, उससे अच्छा आप लिख दो चैलेंजेस फ्रॉम चाइना, या फिर चाइना फैक्टर, ऐसा कुछ लिख दो। तो इवन चाइना भी अपने आप को कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल एशिया के साथ, उनकी भी पॉलिसी यही है, तो हमें ये फोर्स कर देता है कि यार हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। फिर चैलेंजेस इन इंडो रशिया रिलेशनशिप, क्योंकि अगर रशिया चाइना के साथ अपनी दोस्ती ज़्यादा बढ़ाता जाता है तो उसका मतलब यही है ना कि भाई क्योंकि हमारे और रशिया के रिलेशन ख़राब होते होंगे, थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चाइना हमारा दुश्मन है और दुश्मन का दोस्त होना कम चांसेस होते हैं। साथ ही साथ क्या है कि इंडिया ऑलरेडी यूएस के साथ पार्टनरशिप अपनी बढ़ा रहा है और यूएस रशिया का दुश्मन है, तो अगेन ये दिक्कत देता है कि जैसे ही हमने कॉर्ड साइन कर लिया ना कि कॉर्ड, तो रशिया देख रहा है कि भाई यार इंडिया भी अपनी कुछ कुछ चाल चल रहा है और इंडिया देख रहा है रशिया भी कर चल रहा है,
बट हम कुछ बोलते क्यों नहीं कि हमें दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और हम दोनों को हिस्टोरिकल टाइज है, हमें पता है कि भाई ये भरोसे वाले लोग तो हैं। ओके। फिर बैलेंसिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं इधर कॉड का और एससीओ का, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। दिक्कत क्या आती है, कोड है वेस्टर्न और जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो है चाइना डोमिनेटेड। तो ये दोनों के इंटरेस्ट जो है ना वो डाइवर्ज करते हैं, दोनों अलग अलग बात करते होते हैं। तो ये हमारे चैलेंजेस है, ठीक है। एक जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान फैक्टर, चाइना फैक्टर, इंडिया रशिया के रिलेशनशिप और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मेंटेन करना, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है हमारे पास, ऊपर भी हमने देख लिया अपॉर्चुनिटीज़। तो हम भाई ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लेके आ सकते हैं, मतलब ग्रिड को जोड़ दो, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को। फिर फूड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट सिक्योरिटी लेके आओ, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशन पे फोकस करो और कॉरपोरेशन बनाओ आर्कटिक रीजन के लिए। ओके। पीस बिल्डिंग इन अफगानिस्तान, ठीक है ठीक है ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो वही देखो, वे फॉरवर्ड हमेशा क्या होता है, जो चैलेंजेस होंगे ना वही वे फॉरवर्ड होगा, क्योंकि जो चैलेंज है उसी को तो आपको सॉल्व करना है। तो ये कनेक्टिविटी की बात बोली थी, तो यही कनेक्टिविटी को बढ़ाओ। फिर यूरोपियन यूनियन के साथ और अपनी पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करो, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ी मार्केट है, उससे अच्छा चलता है तो अच्छा चलेगा हमारा। फिर सेंट्रल एशिया को कोर बनाओ इंडिया की यूरेशियन स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करनी है तो, क्योंकि इन शॉर्ट यूरेशियन स्ट्रेटेजी में मेन क्या है, सेंट्रल एशिया। आप ये मैप देखो, मेनली कौन से रीजन में फोकस रहता है हमारा, पूरा यूरेशिया हम देखेंगे तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो कंट्रीज़ है ये मेन है क्योंकि ये सेंटर है। ओके। फिर क्या बोला है, बैलेंसिंग विथ डिफरेंट रीजन्स, और हम वो कर भी रहे हैं। जैसे कि हम सेंट्रल एशिया पॉलिसी लेके आ गए, फिर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आए हुए हैं। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, बैलेंस करना है दोनों रीजन को। ऐसा ना हो कि किसी एक जगह पर फोकस करने के चक्कर में हम दूसरी जगह काम ही नहीं कर रहे हैं। और फिर हमें डायलॉग और बढ़ाना चाहिए रशिया के साथ। दैट्स इट, इतना ही था, ठीक है। देखो समराइज़ कर लें यूरेशिया के, तो सबसे पहले हमने देखा कि यूरेशिया में क्या क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं अभी, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या फ़ायदा है। उसमें हमने सारे फैक्टर देख लिए, चाइना के, वेस्टर्न लॉबी के, यूएस के, यूएस वेस्टर्न लॉबी ही है, और अभी ग्लोबली क्या चल रहा है वो सब हमने देख लिया। फिर हमने देखा इंडिया के लिए क्या ये रीजन फ़ायदा दे सकता है, फिर हमने देखा क्या चैलेंजेस है इंडिया को, और फिर वे फॉरवर्ड, ठीक है। पूरा का पूरा मस्त आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इंडिया जापान रिलेशन। देखिए जापान अपना बहुत ही फेथफुल पार्टनर है और हमेशा से रहा भी है। चलिए देखते हैं, इवन जो हम छोटे थे तब कार्टून देखते ना वो भी सब जापानीज ही थे। इवन जो रामायण भी बना है वो भी बनाया एक्चुअली जापानीज लोगों ने, आप सबने देखा ही होगा रामायण, फिर गॉड नोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ायदा क्या है भाई, जापान अभी क्या भाई न्यूज़ में क्यों था, तो अभी जो G70 की मीटिंग हुई वहाँ पे जापान से भी हम मिले थे, तो इसलिए न्यूज़ में था। हमारा फोकस क्या है, तो B2B पार्टनरशिप और P2B कॉपरेशन को बढ़ाना, ठीक है ठीक है। चलिए सिग्निफिकेंस क्या है हमारा जापान और इंडिया के रिलेशनशिप का, तो जो हमारे इंटरेस्ट है जितने भी वो कन्वर्ज करते हैं, तो कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। जैसे कि हम दोनों चाहते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रहे, और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव हम लेके आ गए हैं ताकि हम कॉमन कंसर्न्स जो हैं उसको सॉल्व कर पाए। मेनली हमारा वही है, चाइना का बढ़ाना मिलिट्री पावर का। फिर हम सप्लाई चेन रेजिलियंस का पार्ट है, हम दोनों ही, मतलब हम 3 कंट्रीज़ है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो सप्लाई चेन रेजिलियंस लेके आए हैं तो उसका भी पार्ट है। क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई एक कंट्री, चाइना जैसी कंट्री, पूरे के पूरे ट्रेड को कंट्रोल करे। दूसरा क्या है, स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी। हम चाहते हैं कि हम काम करें एक्ट ईस्ट में, हमारे ईस्ट में, और एट सेम टाइम जापान चाहता है कि वो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे साउथ ईस्ट और साउथ एशिया में। तो ये दोनों हमारे एक साथ अलाइन करता है, ठीक है। फिर हम दोनों जापान और इंडिया मिलकर बना रहे हैं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। इसमें क्या होगा कि जो ईस्ट एशिया है उसको हम अफ्रीका के साथ कनेक्ट करेंगे। हालांकि ये काफ़ी स्लो बन रहा है, ऐसा हमने सोचा था कि जल्दी बना देंगे बट बन पा नहीं रहा है। और दोनों विजन शेयर करते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान की फॉरेन फ्री ओपन इंडो पैसिफिक, ठीक है ठीक है, जनरल बात। दूसरा डिफेंस रिलेशनशिप क्या है, तो देखो जापान का कोई कायदे से डिफेंस तो इतना है नहीं पावरफुल, वो यूएस पे बेस्ड है पूरा का पूरा, कि कुछ होगा तो यूएस उसकी हेल्प करेगा, बट अभी वो लोग भी कर रहे हैं।
बट फिर भी हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जापान के साथ, जैसे कि धर्म गार्डियन, शिन्यू मैत्री एंड जिमैक्स। ठीक है, तो ये डिफेंस कॉपरेशन है हमारा। ट्रेड पार्टनर में क्या है, तो जापान के साथ हम अराउंड 22 बिलियन का ट्रेड करते हैं एज पर 23। ओके, फिर एनर्जी कॉपरेशन की बात करें तो हमने अनाउंस किया है इंडिया जापान क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इन 2022 कि हम क्लीन एनर्जी की ओर जाएंगे। और इवन जापान हमें सपोर्ट भी करता है, दोनों कॉपरेट भी करते हैं पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के चलते। ओके, फिर रिफॉर्म बोलते हैं हम कि रिफॉर्म करो मल्टीलैटरलिज्म के लिए, इसीलिए हमने ग्रुप भी बनाए हुए हैं, क्वाड, G20 और G4 जैसे। ये क्या बोलते हैं, यूएनएससी में हमने जो देखा था ना कि P5 मेंबर्स हैं, इसमें हम बोलते हैं कि अभी आप इंक्लूड करो भाई हमको भी। ये G4 कंट्रीज है, वो बोलती है कि हम चारों को इंक्लूड करो। G4 में कौन कौन आता है, तो इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। ये जापान, इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, ये सब बोलती है कि भाई हमें भी इंक्लूड करो, हम भी अभी इतने पोटेंशियल रखते हैं कि P5 का पार्ट बन जाए। फिर कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी अभी जापान की जाक्सा और हमारी इसरो दोनों ने मिलकर, जाक्सा उसकी स्पेस की एजेंसी है, दोनों ने मिलकर लूपेक्स मिशन भेजा था। तो ये हम लूपेक्स मिशन पे हम काम कर रहे हैं। तो ये वही दिखाता है ना कि भाई इतने पार्टनर हमारे अच्छे हैं। देख लीजिए, ये सारे के सारे डायमेंशन आ गए। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक, डिफेंस, इकोनॉमिक, एनर्जी, मल्टीलैटरलिज्म और साइंस एंड टेक, ये सारे के सारे डायमेंशन हमने कवर कर लिए हैं। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है भाई दोनों का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। जो जापान है वो डेवलप कर रहा है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, उसके उस मतलब प्रोजेक्ट के साथ उसका कोलैबोरेशन है। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, वो अराउंड 5 ट्रिलियन हमने टारगेट रखा हुआ है बाई 2027 कि जापान से इतना तो आ ही जाएगा। फिर ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, उसके चलते भी हम काम कर रहे हैं, जापान इंडिया इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप। फिर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि टेक्निकल जो इंटर्न है ट्रेनिंग प्रोग्राम वो जापान लेके आया है, और स्पेसिफाइड स्किल वर्कर प्रोग्राम भी जापान लेके आ गया ताकि हमको फ़ायदा हो, हम ट्रेनिंग सीख सकें टेक्निकल और स्किल्स भी सीख सकें। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस क्या क्या है, तो भाई जापान जो है वो लार्जेस्ट डोनर है इंडिया के अंदर, बायलैटरल डोनर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंस। ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, FDI आ रहा है, ट्रेनिंग एंड स्किल प्रोवाइड कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट में भी हमारा काम कर रहा है। चलिए, जापान के लिए क्या फ़ायदा है तो देखो, जापान की जो पॉपुलेशन है ना वो है बुढ़ी पॉपुलेशन, और इंडिया है यंग, तो जापान को मिल जाएगा वही डेमोग्राफी मिल जाएगी इंडिया की, जो कि उनको काम करते देगी मस्त। फिर इन्वेस्टमेंट इन अपॉर्चुनिटीज़ है कि अभी देखो वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मुफ्त में नहीं कर रहे हैं, वो उसका रिटर्न चाहिए उनको, इसलिए कर रहे हैं। तो उन्हें दिखता है कि भाई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा। फिर रॉ मटेरियल है भाई, हमारे यहाँ पे काफ़ी अलग अलग रॉ मटेरियल मिल जाते हैं, तो जापान इसको यूज़ कर पाएगा, और हमारी लार्ज मार्केट है तो इससे भी जापान के गुड्स को फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा परचेसिंग पावर है और इतनी बड़ी मार्केट है कि आप कुछ भी बेचो, धूल बेचो तो वो भी चल जाती है, इसीलिए सारी कंट्रीज चाहती है कि इंडिया का पार्टनर बने रहे। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है, तो बायलैटरल ट्रेड, आप सोचिए इतना कुछ करने के बाद भी हमारा जो ट्रेड है वो अराउंड 23 बिलियन ही है। हमारा ऑलरेडी FTA साइन है, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट, FTA क्या होता है कि 10 प्रोडक्ट है, 2 को निकाल लो साइड में कि इस 2 पे हम टैक्स लेंगे, बाकी किसी पे नहीं लेंगे। ऑलरेडी हमारा साइन है, और फिर भी हमारा भाई ट्रेड लो है। और इवन अभी तो हमने सेपा भी साइन कर लिया है, सेपा FTA से भी एक कदम आगे होता है कि इसमें और प्रोडक्ट पे हम टैक्स नहीं लेंगे, फिर भी हमारा लो है। फिर FDI जो आता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आता है, जबकि जाता ज़्यादा है। ठीक है, जापान से समझ लो टोटल 100 रुपये जा रहे हैं, बट इंडिया पे कितने आ रहे हैं, सिर्फ 5 रुपये ही। मतलब जापान का FDI तो बहुत हाई है, बट हमारे यहाँ पे जो आ रहा है वो कम है। फिर स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंसीज भी है, इवन जो चाइना को टैकल करने वाली बात है, तो चाइना को देखो, हम LAC पे तो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार ये हमारे एरिया में घुस रहा है, बट हम इतना बढ़ चढ़ के ना साउथ चाइना सी में इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, जबकि हमें करना चाहिए। फिर स्टैंड ऑन रशिया यूक्रेन वॉर भी अलग अलग है। जापान पूरा का पूरा भाई यूक्रेन के साथ था, जबकि हम किसी की साइड ही नहीं लिए। और जापान ने भाई बहुत सारे अलायंस भी साइन कर रखे हैं, पार्ट ऑफ US अलायंस। पार्ट ऑफ यूएस अलायंस मतलब क्या है कि जापान पे अटैक होगा, जो भी देखना वो US देख लेगा, जापान को कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी है जो कि हमारा अलग है।
फिर इंडिया ने बॉयकॉट किया है ओसाका ट्रैक सजेस्टेड बाय जापान इन G20 समिट। अभी ओसाका ट्रैक क्या है, तो ये डिजिटल ट्रेड की ओर बात करता है, उसको और स्टैंडर्डाइज करना, उसके ऊपर और रूल्स एंड रेगुलेशन डाल देना, और ये रिमूवल करता है प्रोहिबिशन ऑन डेटा लोकलाइजेशन। तो हमने इसको साइन नहीं किया है, हमने तो क्या नहीं नहीं भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि हमारे लिए नुकसान वाला है। और फिर डिले हो रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट, जैसे कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर हमने बहुत पहले बनाने को सोचा था, अभी तक नहीं बना है। और मुंबई अहमदाबाद जो रोड वो बना रहे हैं जापान के साथ कोलाब्रेशन करके, वो भी बहुत स्लो बन रहा है। तो ये हमारे चैलेंजेस है, ठीक है। देखो हमने दो चीज़ दिख ली है। सबसे पहला कि जापान का और इंडिया का सिग्निफिकेंस क्या, ये इतना बड़ा है, ये पर्टिकुलर इंडिया, ये पर्टिकुलर जापान, ये ऊपर वाला रेड वाला ओवरऑल। ओके, फिर चैलेंजेस हमने देख लिए कि चैलेंजेस क्या क्या है। अभी हम क्या स्टेप ले सकते हैं, स्टेप्स टू बी टेकन। तो एक्सेलरेट कीजिए आपका ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, दोनों के साथ ऑलरेडी अगर सेपा है तो और अच्छे से उसमें कीजिए कि क्या दिक्कत आ रही है उसको सुधारिए। इन्हेंस कर दीजिए आपका डिफेंस कोलाबोरेशन, आपकी अप्रोच को इंडो पैसिफिक में और बढ़ा दीजिए, कोड जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करिए, कॉपरेशन बढ़ाइए आप नए और इमर्जिंग जो स्पीयर आ रहे हैं वहाँ पे, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, और इन्हेंस कर लिए आप अपने दोनों की डायलॉग एंड एक्सचेंज। दैट्स इट। कंक्लूजन, ये स्टेप्स टू बी टेकन है। कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, कंक्लूजन क्या है, तो आर्क ऑफ एडवांटेज एंड प्रॉस्पेरिटी इन्वॉल्विंग ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड इंटीग्रेशन इन एशिया, and how it is possible only when both countries should recognize need and make efforts about it। ठीक है, कि जो आर्ट ऑफ एडवांटेज है प्रॉस्पेरिटी का, वो हम तभी मिलेगा कि जब हम दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करेंगे। दैट्स इट, यही थी न्यूज़। और हाँ, ये मैप देखना है तो मैप देख लीजिए, ये है अपना जापान जो हाईलाइटेड है डार्क कलर में, उसके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है सी ऑफ जापान, इधर साउथ कोरिया, इधर नॉर्थ कोरिया, इन दोनों के बीच में और चाइना के बीच में येलो सी, नीचे ईस्ट चाइना सी, उसके नीचे फिलीपींस सी। ये जनरल है एकदम ही, ठीक है। चलिए, आपको देखो कुछ समझ ना आ रहा हो ना यार, तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ पता है, कि मेरी ओवरऑल बोलने की स्पीड थोड़ी कम है, बट जल्दी वीडियो बन जाए और आप बोर ना हो, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जल्दी बोलने के चक्कर में मैं ठीक से समझा नहीं रहा हूँ। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं भाई ये ठीक है, और कमेंट कर दीजिएगा अगर ठीक नहीं होगा तो मैं थोड़ा स्लो कर लूँगा, और फास्ट बोलोगे तो और थोड़ा फास्ट कर लूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शायद लास्ट न्यूज़ है, यस ये लास्ट है। न्यूक्लियर वेपन्स आर्सेनल। हमने ऊपर ही देखा था ना कि सीप्री करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल यही काम करती है कि किसके पास कितने वेपन आ रहे हैं, कौन कितना आम इम्पोर्ट कर रहा है। वैसे ये न्यूक्लियर का भी देखता है, बस उसी की रिपोर्ट है, वही हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके 90% सिर्फ रशिया और यूएसए के पास है। इट्स ह्यूज राइट, ये दोनों कंट्री अपनी डिक्टेटरशिप इधर यूज़ कर रहे हैं कि 90% उसके पास है वेपन्स। चलिए फाइंडिंग्स देख लेते हैं रिपोर्ट की। तो इंडिया के पास जो वेपन्स थे और वॉरहेड्स थे वो बढ़ चुके हैं, पहले 163 थे, अब 172 हो चुके हैं। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे नेबर इतने अच्छे हैं तो हमें ये करना पड़ता है। फिर ओवरऑल बात करें तो जो 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ है, उसमें भी ये और छोटा सा मार्जिन में बढ़ चुका है। अभी कितना हो गया प्रेजेंटली, तो 12,121, 12,121। और जो हाई अलर्ट पे है, मतलब कि जो रिस्की है कि यार ये वेपन कभी भी यूज़ हो सकता है, हाई अलर्ट पे है, वो अराउंड 2100 है। चलिए ये भी देखो 2100। फिर ट्रांसपेरेंसी डिक्लाइन हुई है, क्योंकि रशिया और यूएस की डील थी, न्यू स्टार्ट टीटी पहले और फिर न्यू स्टार्ट टीटी। इसमें ये क्या बोलते थे कि हम एक दूसरे की जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसको मॉनिटर करेंगे, कि आप अपना बंदा भेज देना, मैं अपना बंदा भेज दूंगा, और दोनों देख लेंगे कि आप दोनों ज़्यादा तो न्यूक्लियर यूज़ नहीं, मतलब कुछ थ्रेट वाला तो बात नहीं है ना। बट दोनों ने एब्सटेन कर लिया कि अभी हम दोनों एक दूसरे का पार्ट नहीं है, तो जो मर्जी आएंगे ये करेंगे भाई। ओके, अभी देखो ओवरऑल जो न्यूक्लियर वॉरहेड होते हैं ना वो तो डिक्लाइन हो गए, बट जो ऑपरेशनल वॉरहेड है वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब जितने वॉरहेड होने चाहिए, समझ लिए पहले हमारे पास 100 हथियार थे, वो तो अभी 90 हो गए, बट जो ऑपरेशनल थे, मतलब जो हम यूज़ कर सकते हैं वॉर में, वो बढ़ चुका है। ऐसा समझ लीजिए कि वॉर में यूज़ करने वाले इस 100 में से 50 थे,
वो ये भले ही 90 हो गए, ये बढ़ के 60 हो गए। ठीक है, चलिए फैक्टर देख लेते हैं क्यों भाई लोग प्रोक्योर कर रहे हैं न्यूक्लियर आर्सेनल को। सबसे पहले तो सिक्योरिटी। अगर उनके बाजू वाला देश कुछ प्रोक्योर करेगा तो उनको सामना करने के लिए हमें मजबूरी में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फोर्स करता है नेशंस को टू अक्वायर देयर ओन न्यूक्लियर डिटरेंस, क्योंकि एक के पास है और दूसरे के पास नहीं होगा तो डर लगेगा ना कि साला पता नहीं कब फोड़ देगा, हम भी बना लेते हैं, ताकि एटलीस्ट वो हमला तो ना करे ये डर से कि हमारे पास भी है। फिर डोमेस्टिक पॉलिसीज़ भी होती है। हो सकता है कि टॉप मिलिट्री कमांडर्स हो, कोई इलेक्टेड नेता हो, वो चाहता हो कि यार हमारे पास भी न्यूक्लियर हो, तो वो भी हो सकता है। और एक नॉर्म भी है। नॉर्म क्या बन चुका है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो कंट्री पावरफुल है, तो इसीलिए सारी कंट्री चाहती है कि यार हम भी पावरफुल बने, हम भी पावरफुल बने। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। थ्रेट्स क्या क्या है न्यूक्लियर वेपन के, कि क्या भाई नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो भाई एस्केलेशन ऑफ न्यूक्लियर रिस्क। अगर आपको पता होगा कि आपकी बाजू वाली कंट्री के पास न्यूक्लियर है तो दोनों वही रिस्क में होंगे ना हमेशा। अभी इवन रशिया ने ही पहले तो विड्रॉ कर लिया ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी से, और बाद में धमकाया भी था कि भाई ठीक से रहना, वरना जो वॉर होगा ना वो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। तो वही हो सकता है, न्यूक्लियर रिस्क हो सकता है कि कभी भी टेंशन चल रहा है, पता नहीं क्या हो जाए। फिर न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग, इसमें क्या है भाई कि भाई आप कभी भी न्यूक्लियर यूज़ कर लोगे, आप धमकी देते रहते हो। जैसे रशिया ने, मैंने जैसे बोला कि भाई बोल दिया था कि भाई न्यूक्लियर एपोकलिप्स हो जाएगा, ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करना हमारे वॉर में, इंटरनल मैटर्स में। और नॉर्थ कोरिया भी धमकाता रहता है यूएस को कि आप भाई एक्सरसाइज मत करो साउथ कोरिया के साथ, अगर ज़्यादा करोगे ना तो न्यूक्लियर ठोक दूंगा आपके ऊपर, फिर आपको जो करना है कर लेना। तो भाई ये दिक्कत है। फिर है न्यूक्लियर रिस्क डिज़ास्टर का। अभी क्या होता है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी होती है ना, अगर उधर कुछ दिक्कत हो गई तो आप सोचो कि किसी ने बॉम्ब तो नहीं फोड़ा बट फिर भी न्यूक्लियर लीक हो जाएगा और पूरी जनता उधर तबाह हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी है। ठीक है चर्नोबिल डिज़ास्टर हुआ था यूक्रेन में, वो ऐसा ही था। ठीक है, चलो फिर इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है चर्नोबिल डिज़ास्टर के ऊपर, नेटफ्लिक्स पे आपको अगर देखनी हो तो, मैंने रिसेंटली ही देखी थी। फिर है साइबर न्यूक्लियर सिक्योरिटी थ्रेट। अभी देखो ये सब जो चलता है वो डिजिटली चलता है, तो हमारे पास ये भी दिक्कत होती है कि पता नहीं सारा कोई सा साइबर अटैक हो जाए, और साइबर अटैक से ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वेपन लॉन्च हो जाए। फिर है स्पेस न्यूक्लियर वेपन्स। इसमें क्या करते हैं कि स्पेस में न्यूक्लियर छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है कि न्यूक्लियर वेपन की जो रेडिएशन निकलती है उस रेडिएशन को सैटेलाइट कवर कर नहीं पाती है, सैटेलाइट सारी की सारी ख़राब हो जाएगी हमारी। हालांकि अगर उस सैटेलाइट को प्रोटेक्शन वाला बनाया हुआ है कि भाई आपको न्यूक्लियर एनर्जी निकलेगी उससे भी कुछ नहीं होगा तो अलग बात है, बाकी सैटेलाइट ख़राब हो जाएगी। तो आप सोचो एक वेपन से पूरे के पूरे देश की आप सैटेलाइट ख़त्म कर सकते हो, वो कनेक्टिविटी कैसे करेगा देश। तो ये भी थ्रेट है। ऊपर से क्या है कि एक सैटेलाइट ख़राब होगी और रेडिएशन निकलेगा, वेपन अपने छोड़ा है न्यूक्लियर भी ब्लास्ट से टूटेगा फूटेगा, तो जो दूसरी भी सैटेलाइट घूम रही है वो सब भी टूट जाएगी। इससे स्पेस डेब्रीज बढ़ जाएगी। ठीक है, और कैसलर सिंड्रोम हो सकता है कि एक टूटी, एक सैटेलाइट जैसे बिगड़ चुकी है, उसके पीछे दूसरी आ ही रही होगी, वो भी टकराएगी, उसके पीछे तीसरी टकराएगी, उसके पीछे चौथी टकराएगी, ये हो जाएगा कैसरल इफेक्ट। ओके, ये है थ्रेट वर्ल्ड ऑर्डर पे। इंडिया के लिए पर्टिकुलर थ्रेट क्या है, तो भाई चाइना खुद ग्रो कर रहा है, तो यही हमें दिक्कत है कि हमें चाइना को काउंटर करने के लिए न्यूक्लियर रखना पड़ रहा है। कि हालांकि हमने पॉलिसी दी है कि नो फर्स्ट यूज़, हम यूज़ तभी करेंगे अगर हमारे ऊपर किसी ने यूज़ किया तो अटैक रिटेलिएशन में करेंगे, हम कभी पहली बार यूज़ नहीं करेंगे, पहले ने हम पे किया तो ही हम अटैक करेंगे रिटेलिएशन में। फिर है कैस्केडिंग सिक्योरिटी डिलेमा विथ पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान को भी ऐसे ही लगता है कि अगर इंडिया ने बनाया है तो हम भी बनाएंगे, इंडिया अगर 2 वेपन बनाएगा तो हम भी 2 बनाएंगे, तो ये इफेक्ट कर देता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी डिलेमा हो जाता है, राइट। चलिए, बाकी ये इतना काम का नहीं रखा हुआ है। हाँ, ये है कि टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाता है। टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन क्या होते हैं, तो छोटे मोटे होते हैं, जैसे बड़े बड़े जो न्यूक्लियर वेपन है वैसे नहीं, छोटे होंगे और जल्दी अपना काम कर लेंगे। ठीक है, तो कैस्केडिंग सिक्योरिटी डिलेमा है। फिर न्यूक्लियर टेररिज्म भी है। आप सोच लीजिए अगर कंट्री के हाथ में इतना है तो भी डर है सबको कि भाई कौन सी कंट्री कब छोड़ देगी ये वो। अगर टेररिस्ट के पास ये चला जाए कैसे भी तो बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी थ्रेट हमारे पास रहता है इंडिया को। ओके, तो हमने ये थ्रेट कवर कर लीजिए करके, ये फैक्टर कवर कर लिए। अभी हम आगे देखते हैं कि इंडिया का
वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे हम न्यूक्लियर को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोरिया की हम बात करें तो कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को यही दिक्कत है कि आप साउथ कोरिया के साथ कॉर्पोरेशन ना कीजिए, यूएस को बोलता है तो भाई इसको बंद कर दो, मत करो कॉर्पोरेशन। और दोनों सब जो नॉर्थ कोरिया है वो बता दे कि भाई हम भी नो फर्स्ट यूज़ करेंगे, कि हम पहली बार में यूज़ नहीं करेंगे, तो वो इशू ख़त्म हो जाएगा। फिर यूएसए नाटो वो भी बता दे पहले तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो ख़त्म की है उसको फिर से शुरू करो, और भाई रेटिफाई करो कि भाई आप पहले न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करोगे, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा थ्रेट। फिर है साउथ एशिया में, तो साउथ एशिया में भी सेम ही करो कि एंगेजमेंट और थोड़ी बढ़ा दो, और न्यूक्लियर टेस्ट भी जो आप कर रहे हो, न्यूक्लियर टेस्ट ये इसीलिए करते हैं कि वेपन बन चुका कि नहीं, उस पर भी रोक लगा दो, मोराटोरियम डाल दो, इसलिए ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, और कुछ छूट तो नहीं गया ना ऊपर? हाँ, अब देखो नीचे तो बॉम्ब बनाने वाली विधि है सारी, न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी, इसलिए पहले ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियर के रिलेटेड क्या क्या ट्रीटी ऑलरेडी मार्केट में है, क्या है। तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी हमने कर रखी है। उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, मतलब वर्ल्ड पे है, उसके अंदर हम बोलते हैं कि भाई जितने भी कोई भी टाइप के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो वो आप नहीं कर सकते हो अर्थ पे, वो सारे के सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बैन है। ये है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। फिर हम क्या बोलते हैं कि नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एनपीटी ट्रीटी, इसमें ये बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन हो वो लिमिट में होने चाहिए, ठीक है, इसके आगे आप नहीं बनाओगे और इसके आगे कोई लोग भी नहीं बनाएंगे। ये न्यूक्लियर एनपीटी में क्या बोलते थे कि जिन कंट्री के पास है उनके पास ही रहेगा और कोई भी न्यू कंट्री नहीं बनाएगी। बट ऑफ कोर्स इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, दोनों के दोनों को, ना ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन न्यूक्लियर ट्रीटी को, ना ही नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को, क्योंकि हमारे नेबर्स ऐसे हैं कि हमें बनाना ही पड़ेगा और हमें टेस्ट करना ही पड़ेगा, वरना पता कैसे चलेगा कि हमारा बॉम्ब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें डिटरेंस के लिए बनाना पड़ता है, अटैक के लिए नहीं, बट इसलिए कि सामने वाला अगर अटैक करता है तो हम थोड़े मजबूत हों। ओके, फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन है सेपरेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, इंडिया ने इसको साइन किया है कि न्यूक्लियर टेररिज्म नहीं होने देंगे। फिर नेशनल सिक्योरिटी समिट है, इंडिया ने इसमें भी पार्टिसिपेट किया है कि सिक्योरिटी अच्छी रखेगी। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट है, इंडिया ने इसमें भी पार्ट लिया है कि जो इतने भी न्यूक्लियर वेपन थे उस सबको भी ख़त्म करो। और फिर इंटीग्रेशन कैंपेन अबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये इंडिया ने साइन नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि भाई अगर अबॉलिश करने की बात है न्यूक्लियर वेपन को तो इंडिया नहीं कर सकता ना सर, ये दिक्कत वाली बात है। इवन ये जो है अबॉलिशन वाली बॉडी, इंटरनेशनल कैंपेन ऑफ अबॉलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसको 2017 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था कि भाई आपके चलते मार्केट में पीस बना रहा है, ग्लोबली पीस रहा है, तो इसी के लिए इनको मिला ग्लोबल नोबेल पीस प्राइज़। ठीक है, ये ख़त्म हो चुका है न्यूक्लियर के बारे में बात, यस ख़त्म हो चुका है। देखिए ये भी डेटा आपको काम करना है, ये जो इधर दिया हुआ ना, इधर वाला एरिया, ये डेटा आप कहीं पे डाल लो, ये काम का एरिया है, काम का है, ठीक है। और ये सिप्री की रिपोर्ट डाल लो कि हाँ भाई सिप्री ने क्या बोला है, तो न्यूक्लियर आर्सेनल इंक्रीज़ हुए हैं, दैट्स इट, इतना ही डालना है रिपोर्ट में, ठीक है। चलो अभी नीचे क्या बोला है कि न्यूक्लियर वेपन की हम बात करें तो न्यूक्लियर वेपन कौन कौन से होते हैं, तो एक फिजन वेपन हो सकते हैं, दूसरे फ्यूजन वेपन हो सकते हैं, और तीसरे भी होते हैं जो बॉम्ब बनता है न्यूट्रॉन बॉम्ब। न्यूट्रॉन बॉम्ब कैसे बनता है सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि एक लाइन ही है। तो ये थर्मो न्यूक्लियर वेपन है, इसमें एक्सप्लोजन होता है और न्यूट्रॉन बॉम्ब हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन पे चलता है। हम ऊपर पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले फिजन। फिजन क्या है भाई, तो कोई भी दो एटम जुड़े हुए हैं, ऐसे दो एटम जुड़े हुए हैं, इसमें इतनी एनर्जी देनी है कि ये दोनों एटम छूट जाए, ठीक है, अलग अलग हो जाए, तो वो है फिजन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी। इंडिया क्या यूजुअली जो पूरा वर्ल्ड है वो फिजन टेक्नोलॉजी से ही न्यूक्लियर सब चलाता है, फ्यूजन टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं हमारे पास। चलिए अभी जो फिजन से बनता है ना उसको हम बोलते हैं एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। ये यूरेनियम के आइसोटोप 235 से हम बनाते हैं। अभी 235 क्या है भाई, तो जो यूरेनियम है, ये यू का मतलब इधर यूरेनियम है, यूरेनियम के भी पार्ट है, ठीक है, कि यूरेनियम कौन सी टाइप का है, तो यूरेनियम 235, 238, 232, ये सब अलग अलग होता है। इसमें 238 जो होता है वो फिजाइल नहीं होता है, ठीक है, वो न्यूट्रॉन के साथ फिजन नहीं हो सकता है उसका, जबकि 235 होता है वो हो सकता है, फिर 232 भी होता है वो भी हो सकता है। ओके ठीक है, ठीक है। इन शॉर्ट यूरेनियम का टाइप है, यूरेनियम है उसी का एक पार्ट है
यूरेनियम 235। ठीक है, ये फिजन होता है, फिजन से ये बॉम्ब बनता है और छूटता है। इसका पावर कितना होता है तो समझ लीजिए 1 टन TNT से लेकर 500 TNT तक इसका पावर हो सकता है। ठीक है, अभी फ्यूजन में क्या होता है, इधर हम दोनों को अलग किया था ना, इधर हम दोनों को जोड़ देंगे, दैट्स इट, फ्यूजन। ठीक है, अभी फ्यूजन का एग्जांपल क्या लेंगे, इनके बॉम्ब को हम बोलते थे एटॉमिक बॉम्ब, इनके बॉम्ब को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। ये फ्यूजन रिएक्शन एक बार अगर हो जाता है शुरू, फिर होता ही रहता है। ठीक है, फिर इसके अंदर कौन से इसके अंदर हम यूरेनियम 235 यूज़ कर रहे थे, इधर क्या यूज़ करते हैं हम, इधर हम यूज़ करते हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम, जो कि अगेन आइसोटॉप है हाइड्रोजन के। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, जो इसका हमने देखा था 1 टन से 500 किलोटन के TNT, ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। ये ऐसा समझ लीजिए मेगा टन ऑफ TNT यूज़ होता है यहाँ पे, 1000 टाइम मोर पावरफुल है देन एटॉमिक बॉम्ब। इसलिए फ्यूजन बॉम्ब अगर आपके पास है, बवाल हो जाएगा। हालांकि ये बनाना भी बहुत मुश्किल है, इसको बनाने भी बहुत एनर्जी चाहिए। ये फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पे होता है तो ये होता है सन में, और फ्यूजन कहाँ पे होता है तो ये लैब में होता है। सन में तो देखो फ्यूजन भी हो सकता है, फ्यूजन भी हो सकता है। ओके, अभी हमने ऊपर देखा था ना कि ये हाइड्रोजन बॉम्ब है, ये वाला फ्यूजन वाला। सेम ये जो है वो है थर्मो न्यूक्लियर वेपन, जो कि अगेन न्यूट्रॉन बॉम्ब के ऊपर काम करता है। ये जो न्यूट्रॉन होते हैं वही अगर फिजल है ना तो ही वो बॉम्ब बन पाएगा, और ये न्यूट्रॉन पे इसीलिए काम करता है। ठीक है, चलिए अभी देखो इतना ही न्यूज़ था हमारा, बाकी शॉर्ट न्यूज़ है। अभी एक बार बता देता हूँ, ये फ्यूजन और फ्यूजन में फ़र्क क्या है। फ्यूजन में हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे एटम को जो भी हमारे पास है, और फ्यूजन में हम मर्ज करेंगे, दैट्स इट। बाकी जो क्रिटिकल टेक्निकल बातें हैं वो सब आपको काम की भी नहीं है, ना ही मेरे काम, किसी भी काम की नहीं है। हाँ, हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो ज़रूर ध्यान देना है आपको कि 3 स्टेज में हम क्या करते हैं। वो बॉम्ब से रिलेटेड नहीं है, वो एनर्जी से रिलेटेड है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वहाँ पे हम एनर्जी कैसे रखते हैं, तो सबसे पहले यूरेनियम डालिए, यूरेनियम आपका हो जाता है तो उसका बाय प्रोडक्ट मतलब उसके बाद हमारा निकलेगा प्लूटोनियम, फिर हम प्लूटोनियम को यूज़ करेंगे, फिर वो भी हो जाएगा, फिर हमारा आखिरी में निकलेगा थोरियम, तो हम थोरियम को भी यूज़ करेंगे। इन सब में हम यूरेनियम तो हमेशा यूज़ करते ही आए हैं। यूरेनियम 233 232 हम यूज़ कर 233 हम यूज़ करेंगे। ओके, तो वही है यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। ठीक है, चलिए बाकी बॉम्ब का भी मैंने आपको बता दिया। अभी हम न्यूज इन शॉर्ट्स कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिया इटली की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में न्यूज़ कि भाई आईमेक का भी ये लोग पार्ट हैं, ये भी G7 के दौरान मीटिंग हुई तब मिले थे। हमारी क्या क्या भाई पार्टनरशिप है, तो पूरे यूरोपियन यूनियन मतलब जो यूरोप का ग्रुप है उसमें से 4th लार्जेस्ट ये पार्टनर है हमारा। फिर हमारा जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन कोऑपरेशन है, एग्जिस्ट करता हुआ 1976 से। फिर माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप है जो कि 2023 में साइन हुई थी। ये इकोनॉमिक सेक्टर्स का देख लिया। टेक्नोलॉजी में क्या है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम और कॉपरेशन कर रहे हैं बाई 2003 कि भाई कैसे कैसे, और जैसे कौन से फैक्टर्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, एनर्जी है। फिर हम एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहे हैं न्यू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन फॉर 2025 एंड 27। इसमें अगेन हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही जनरल टर्म है। डिफेंस में क्या है भाई, तो इंडो पैसिफिक का हम कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा मेन पिलर है इंडो पैसिफिक में। हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं पैसेक्स और मिलान। मिलान क्या है, बहुत सारी कंट्रीज आती है, वन ऑफ द कंट्री इटली है। फिर पैसेक्स है हमारी। कॉपरेशन क्या है, मल्टीलेटरल बॉडीज़ में तो बहुत सारी बॉडीज़ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, फिर CDRI, कॉलिजन ऑफ डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, और आईमेक का तो है ही, जनरल है, कुछ भी इतना वो इम्पोर्टेंट है नहीं। जब बड़ा न्यूज़ आएगा तब ज़्यादा हमें काम आएगा। फिर क्या है, इंडस एक्स इनिशिएटिव मार्क द 1 ईयर एनिवर्सरी। इंडस एक्स क्या है, सबसे पहले तो ये देखो एक ऐसा कोलैबोरेशन है, इंडिया और US की बात है। इंड में देखो इंडिया और US इसकी पार्टनरशिप है। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों कंट्री के जो भी कंपनीज़ है, डिफेंस की कंपनीज़ है, जो इंक्यूबेटर्स हैं, मतलब इंक्यूबेटर क्या होते हैं कि आपको पैसा तो देंगे ही देंगे बट साथ में गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो इंक्यूबेटर है, एक्सीलेटर्स है, इन्वेस्टर्स है, यूनिवर्सिटी है, सबको हम जोड़ देंगे कि फिर आप जो भी कुछ कर सकते हो करो, दैट्स इट। ठीक है, मेनली ये फोकस करता है डिफेंस पे, और डिफेंस के जो भी एक्टर्स होते हैं उन सबको जोड़ देने का, दैट्स इट। अचीवमेंट क्या क्या है ये सब देखने का ज़रूरत नहीं है, बकवास है। सिग्निफिकेंस क्या क्या है,
तो भाई काम आएगा हमें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, स्पेशली इंडो पैसिफिक डिफेंस इंडस्ट्री को और हम बड़ा कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ा पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे हम स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस जैसे कि चाइना को, और डेवलप करेंगे हम न्यू डिफेंस डोमेन सच एज स्पेस फोर्स, AI डिफेंस फोर्स एसेट्रा एसेट्रा। अभी के लिए क्या इंडिया का और डिफेंस का पार्टनरशिप चल रहा है, ये इंडस्ट्रिक्स अलग है। तो हम मेजर डिफेंस पार्टनर 2016 में ही घोषित किए जा चुके हैं। यूएस ने बोला था इंडिया डेजिग्नेटेड एज मेजर डिफेंस पार्टनर, वह डिफेंस एग्रीमेंट में हम लिमोवा, कोमकासा, बेका, जीसोमिया जैसे एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। ये सब अलग अलग एग्रीमेंट है। जैसे कि लिमोवा में हम लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, कोमकासा में हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं और सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन देते हैं, बेका में हम बेसिक एक्सचेंज और कॉपरेशन एग्रीमेंट करते हैं, सेम वही है। चलिए बाकी कभी सिक्योरिटी ध्यान से पढ़ेंगे डिफेंस वाला, तब इसको और कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे, बट इतना काम का है नहीं, ये पुराना हो चुका है अभी। फिर आईसेट हमने साइन किया हुआ है। अभी देखो आईसेट क्या है, तो जो टेक्नोलॉजी, इधर हम टेक्नोलॉजी कॉपरेशन करेंगे, इसमें हम कॉमर्शियल भी ले लेंगे और डिफेंस भी ले लेंगे। इधर भी था आईसेट कि इंडेक्स एक्स हमारे 1 साल हो गए और साथ ही साथ दोनों कंट्री ने इनिशिएटिव साइन किया था, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वही आईसेट कि कॉमर्शियली और डिफेंस को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे डिफेंस की बात थी तो इसलिए था। फिर इंडिया यूएस का रोड मैप है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, इसमें भी हम वही करेंगे, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन बढ़ाना है और डिफेंस बढ़ाएंगे अपना, बस वही है। ठीक है, जनरल बात है। ये भी देखो कायदे से कुछ काम की है नहीं, क्योंकि बड़ी न्यूज़ जब आएगी तब ज़्यादा काम की बात लिखी होगी। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि आईसेट किसके साथ साइन है, फिर लिमोवा, जीसोमिया, कोमकासा, बेक्का किसके साथ साइन है, दैट्स इट। और इंडेक्स एक्स किस कंट्री के साथ हमारी पार्टनरशिप है, बेसिक ही काम का है। फिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रॉस्पेरिटी। अभी देखो ये एक इनिशिएटिव है जो इंडो पैसिफिक की कंट्रीज़ है उसके साथ यूएसए लेके आया था और सब ने साइन किया था। अराउंड 14-15 कंट्रीज़ इसकी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है। इसके ना 4 पिलर्स हैं, देखो यहाँ पे ही देख लेते हैं। यस देखो 22 में आया था, 14 कंट्रीज़ है, विद इंडिया भी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो इंडो पैसिफिक है उधर पैसिफिक रीजन है, वहाँ पे पीस रहना चाहिए और कंट्रीज़ के बीच में जो भी ट्रेड है वो भी इजीली चढ़ना चाहिए। इसके 4 पिलर्स हमने बनाए हैं, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। ठीक है, हम देखो सप्लाई चेन, क्लीन और फेयर इकोनॉमी के तो पार्ट हैं, बट ट्रेड के पार्ट नहीं है। हम ट्रेड के ऑब्जर्वर हैं, हमने ट्रेड को साइन नहीं किया। देख लीजिए, इंडिया हैज़ जॉइंट पिलर 2, 3, 4, बट पिलर 1 के हम सिर्फ ऑब्जर्वर हैं। क्यों ऑब्जर्वर हैं, क्योंकि इधर ट्रेड के हम अगर पार्टनर बन जाते हैं ना, तो दिक्कत क्या होती है कि उधर का जो सस्ता माल है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा तो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर को दिक्कत होगी, राइट। उधर वो कोई चीज़ 50 में ही बना रहा है और हमारे यहाँ पे वही चीज़ बन रही है 60 में, तो फिर जो भी लोग खरीदेंगे वो 50 वाली खरीदेंगे ना। इसलिए हम ट्रेड को नहीं ज्वाइन किए, क्योंकि ट्रेड में हम नुकसान में रहें ऐसा है, और ऊपर से हम एक्सपोर्ट इतना करते नहीं है, इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए न्यूज़ में क्यों था, तो भाई आउटकम आए हैं, क्लीन इकोनॉमी का अच्छा आउटकम है, फेयर इकोनॉमी का अच्छा आउटकम है, कोऑपरेशन और बढ़ चुका है इनका और अच्छा चल रहा है। स्पेशली इमिशन इंटेंसिटी कम हो रही है, अनाउंस किया कि कम करेंगे, ई वेस्ट को अर्बन माइनिंग पर काम करेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, कैपिटल को फंड करेंगे, ठीक है। इंडिया डिड नॉट साइन फॉर्मली दिस एग्रीमेंट्स। ओके, ये जो एग्रीमेंट्स है इंडिया ने फॉर्मली साइन नहीं किए हैं, बट हाँ कि अप्रूव बोल दिया कि हाँ भाई हम साथ होंगे। चलिए फिर आखिरी है हमारा कोलंबो प्रोसेस। अभी देखो कोलंबो प्रोसेस क्या होता है, तो ये जो लेबर हैं जिनको कोई बाहर से काम करना है और जो बाहर की बड़ी बड़ी मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़ है, उन दोनों को मिलाने का काम करेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जहाँ पे कंसल्टेशन हो पाएगी मैनेजमेंट की और एम्प्लॉयमेंट जिसको चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल, इन दोनों की। ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, यहाँ पे 12 मेंबर कंट्रीज़ है एशिया की, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया एसेट्रा एसेट्रा। इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, दैट्स इट। ठीक है, ध्यान रखना कोलंबो प्रोसेस माइग्रेशन वाली और जॉब वाली बात करता है इंटरनेशनली, और ये कौन को सपोर्ट करता है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, और इंडिया इसका मेंबर भी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको समझ देखो आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं सही काम कर रहा हूँ, और इवन ना भी आया तो मुझे बता दीजिएगा कि मुझे इस फील्ड में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, एक पॉलिटी का कवर हो चुका है और एक IR का भी कवर कर लिया है, आगे भी हम कवर कर लेंगे।
पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाता पर मुझे अच्छा ज़रूर लगता है और मेरा फ़ायदा भी हो जाता है, रीच बढ़ जाती है। ओके, सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।